हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको माइंड मैप सीरीज का अगला चैप्टर हाइड्रोजन कराने वाला हूं। ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में दिखते हैं और पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं बेहद आसान होते हैं। आपको मैं टॉपिक बताता जाऊंगा आगे, आप उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। चलिए, पहला आपके पास टॉपिक लिखा गया है, हेडिंग है आपकी हाइड्रोजन हैज अ डुअल कैरेक्टर, है ना। इसके पास क्या है? डुअल कैरेक्टर है। मतलब सर मतलब क्या है इसका? अरे मेरे भैया, ये एल्कली और हैलोजन दोनों जैसे बिहेवियर शो करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से बिहेवियर पैटर्न इसको एल्कली से मैच कराते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो मेरे भैया हैलोजन के साथ इनको मैच करते हुए दिखा पाते हैं। आगे देखते हैं। पहला आपके सामने प्रस्तुत है एल्कली मेटल के लिए। देखिए, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करते हैं। अगर मैं एल्कली मेटल में सोडियम की बात करूं तो सोडियम के लिए हम क्या लिखेंगे? बताइए, वैलेंस शेल हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे भैया 3s1। उसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा 1s1। देखिएगा, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर मैच करते हुए दिख रहे हैं और हमारी पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके, ध्यान में रख करके बनाई गई है। इस वजह से दोनों को हम एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। वैसे हाइड्रोजन के लिए अभी भी ऐसा समझ लीजिए पोजीशन जो है अनसर्टेन ही है। हाँ, निश्चित रूप से वो s ब्लॉक का है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आता है? s ऑर्बिटल के अंदर आता है। ठीक है जी, मामला क्लियर है। अच्छा जी, अगला देख लेते हैं। जो हमारा हैलोजन है, हैलोजन के पास भी आपको पता होता है। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे। फ्लोरीन पे क्या बोला जाएगा कि भैया यहां पे क्या है? 2s2 2p5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन पा जाए तो ये वो जो है अपने आप को 2s2 2p6 बना देंगे, जो कि क्या है? इनर्ट गैस का एक कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा इनर्ट गैस? नियॉन जैसा इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। ऐसा ही कार्यक्रम हाइड्रोजन भी कर सकता है। हाइड्रोजन का होता है 1s1। निश्चित रूप से अगर इसको आप एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये अपने आप को 1s2 तक के लिए कगार पर लेकर के जाएगा और अपने आप को ये हीलियम गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। मतलब साफ है कि दोनों लोग एक एक इलेक्ट्रॉन पा रहे हैं और अपने आप को इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन तक ले जा पा रहे हैं। बात समझ में आ गई है? हाँ, तो ये इनके बीच में देखिए रिजेंबलेंस मिल रहा है आपको। अच्छा जी, आगे देखते हैं। ये भाई साहब हाइड्रोजन H+ बना सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्या कर सकता है? Na+ बना सकता है। मतलब कि दोनों लोग अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपने आप को H+ बना सकता है, जैसे कि सोडियम क्या करता है। इतनी बात ठीक है। अगली चीज देखते हैं। जो हमारा हाइड्रोजन है वो H2 के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। सेम उसी तरीके से हमें पता है कि सारे के सारे हैलोजन ऐसा ही होते हैं, F2Cl2, इसके बाद आप लिखते हो Br2 एंड I2। तो ये देखिए, इनके साथ भी बिहेवियर मैच करता है, इसीलिए बोला जा रहा है डुअल बिहेवियर है। कहानी क्लियर है जी। अब एक चीज और देखिए, हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन को खा करके ले करके अपने आप को इस तरीके का एनायन बना सकता है। और इस तरीके का एनायन कहां देखने को मिलता है? F-, Cl-, Br-, I-, ऐसी चीजें देखने को मिलता है। तो हाइड्रोजन के पास ये दोनों बिहेवियर पैटर्न होते हैं। आपसे अब सवाल ये होता है कि आप बताइए कि हाइड्रोजन जो है एक एल्कली मेटल है या जो है वो एक हैलोजन की तरह बिहेव करता है? तो आप कहिएगा कि देखो भैया, हैलोजन भी नॉन मेटल है, तो हमारा हाइड्रोजन जो होता है वो एक नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, वो मेटल की तरह बिहेव नहीं करता, है ना। देखो भाई, निश्चित रूप से ये है तो नॉन मेटल, लेकिन मेटल का जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, उसके शीर्ष पर बैठा है, उसका ताज है, उसका मुकुट बनकर के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर पीरियोडिक टेबल में दिखाई देता है। इतनी बात शायद समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं, बेसिक बातें थी। अब पढ़ लेते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एनटीए के लिए बहुत प्यारा है। बहुत सारे सवाल पूछते हैं और बहुत ज्यादा आसान है। बार बार बहुत हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेते हैं हमारा टेबल क्या कहता है। प्रोटियम, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, है ना, पता है ना कौन कौन से होते हैं भैया? प्रोटियम होते हैं, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम होते हैं। अगर हम इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लिखेंगे, देखो भैया, हाइड्रोजन है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है ना जी। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। इस तरह की कहानी कभी सुनी है जी? हाँ, यहां पर क्या होगा? एक हो जाएगा यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 1, यहां पर भी एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन देखो यहां पर मास दिखाएंगे इस तरीके से 2 लिख करके। ठीक है, यहां पर क्या बोला जाएगा? हाइड्रोजन लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा और 3 लिखा जाएगा। इसी को सिंबल में T भी लिखा जाता है और इसको डी लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है? डी लिखा जाता है, ड्यूटीरियम लिखा जाता है। इतनी बात ठीक है? देख करके बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, इसको देखिए, ये तो नॉर्मल हाइड्रोजन है जो हमारे नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इवन दैट मैं एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा, पूरे यूनिवर्स में
पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अगर कोई एलिमेंट पाया जाता है तो वो यही ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है। पूरे यूनिवर्स की बात चल रही है और H2 गैस गैस के रूप में होता है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ना वो गैस H2 के रूप में पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये बात भी यहीं पे समझ में आ गई है। अच्छा जी, अगली सुनिएगा। ड्यूटेरियम को बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन। देखो यहां से और यहां पे आप क्या देख पा रहे हो, आपको क्या दिख रहा है? ये भैया यहाँ पे लिखा हुआ है 2। निश्चित रूप से आप बोलेंगे एटॉमिक मास यहाँ पे इसका ज्यादा है। इसको देख करके एक चीज और समझ में आती है कि भैया यहाँ पर एक प्रोटॉन है और एक क्या है, न्यूट्रॉन है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोटॉन है और एक क्या है भैया, अरे 0 न्यूट्रॉन है मेरे भाई, है ना। एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। अरे बेसिक बात समझ में आई है क्या? यस सर। यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन नंबर एक ही है भाई। इलेक्ट्रॉन नंबर यहां पे भी एक है, इलेक्ट्रॉन नंबर यहां पे भी एक है, लेकिन बदल क्या रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदल रहे हैं। और हमारा जो ट्राइटियम है वो भैया रेडियो एक्टिव मटेरियल है। कैसा है? रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है। यही वो चीज है जिसकी वजह से हमें बताया जाता है कि सूर्य जो है अपनी रोशनी आपको दे पा रहा है ना जी। आगे देख लेते हैं अगली कहानी क्या है भाई? अगली कहानी है न्यूट्रॉन से रिलेटेड। यहां पर कितने हैं? 0 न्यूट्रॉन्स हैं। आपके पेपर में यही आया है कि कितने न्यूट्रॉन्स है, टोटल नंबर गिन करके बताइए इन तीनों में। तो यहां पर 0 है, यहां पर न्यूट्रॉन नंबर 1 है, यहां 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, है ना जी। यहां पे देखिए 3 लिखा है तो 3 - 1। अरे पूरा याद है कि नहीं भाई? कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ऊपर लिखते थे, है ना, नीचे लिखते थे एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है जी। 3 - 1 हो जाएगा, 2 वहां पर न्यूट्रॉन हो जाएंगे। पेपर में अब एक बार आपके ये पूछा गया कि इन तीनों का मिला करके बताइए कि वहां पर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो आप बोल दीजिए कि वहां पे 3 होंगे अगर तीनों का मिलाएं तो। अच्छा जी, अगली बातचीत कर लेते हैं। अकरेंस सबसे ज्यादा बता चुका हूं कि यही पाया जाता है ना। इसके बाद देखिए भैया ये पाया जाता है, ये तो बहुत ही कम पाया जाता है। इतनी बात ठीक ठाक है। अगला टॉपिक क्या है? प्रिपरेशन ऑफ H2SO बनाने के क्या तरीके हैं? वैसे बहुत सारे तरीके हैं, सारे इंपॉर्टेंट तरीके मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा जो आपके पेपर में अक्सर दिखाई देते हैं। पहला है एक्टिव मेटल्स का हाइड्रोलिसिस करवा लीजिए। एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं मेरे भाई? वो लोग एक्टिव मेटल बोले जाते हैं जो जल्दी से अपने अंदर से क्या करें, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, है ना। जो हमारे मेटल्स होते हैं, एक्टिव मेटल्स होते हैं, वो अपने आप को जिंदगी में पॉजिटिव रखना चाहते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उनके इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जा सकते हैं क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अच्छा जी, इस तरीके का बिहेवियर होगा। हम वाटर को कैसे लिख सकते हैं? है तो वैसे ये क्या, एक कोवलेंट मॉलिक्यूल, लेकिन आप इस तरीके से लिख करके आराम से समझ पाते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। क्या लिखा मैंने? इसको H+ एंड OH नेगेटिव। समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा भैया? अरे रिएक्शन क्या होती है, एक का प्लस दूसरे के माइनस के पास फेंक के मारो, जो जवाब बनेगा वही प्रोडक्ट लिख दीजिएगा। यही होता है ना, एकदम सही बताया जा रहा है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन कौन पाएगा? H+ पाएगा, तो न्यूट्रल हाइड्रोजन। न्यूट्रल हाइड्रोजन लिखने के बजाय आप क्या लिखेंगे? ½ मोल H2 गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है जी, क्योंकि गैस के फॉर्म में पाया जाता है ना भैया हमारा हाइड्रोजन। यहाँ पे Na+ और OH नेगेटिव अगर रिश्तेदारी कर लें आपस में तो यहाँ पर NaOH मिलेगा ही, हाँ, तब जाकर के आपकी ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगली चीज सुनिए, अगली चीज यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि लेस एक्टिव मेटल्स हैं। तो लेस एक्टिव मेटल्स के टाइम पे आपको क्या करना है? वाटर लेना है, लेकिन बॉइलिंग वाटर लेना है। तो आप ऐसे समझिए कि आप यहाँ पे हीट करा रहे हो, तब जाकर के ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। एल्युमिनियम क्या करेगा? एल्युमिनियम क्या करता है? आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम भैया +3 बनाता है और अपने अंदर से क्या निकालेगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। वाटर टूटेगा सेम तरीके से H+/OH नेगेटिव में। अब देखिए एल्युमिनियम का OH अगर मिल गया एल्युमिनियम को, तो इसका मतलब एल्युमिनियम OH थ्राइस बन जाएगा, साथ साथ 3/2 H2 बन जाएगा। इसमें कोई शक और समस्या हो तो जरूर बताइएगा। नहीं होगी, है ना। यहां पर हीट किया गया, इतनी बात समझिएगा। अब एक चीज आपके सामने प्रस्तुत हो रही है, वो देखिएगा। हमारे पास एक बीकर है, उसमें हमने अभी पानी डाल रखा है और हमने उसमें क्या किया देखिएगा, NaOH के पैलेट्स डाल दिए, सॉलिड के फॉर्म में आते हैं, इसमें डाल करके डिसॉल्व कर दिया। हमारा NaOH पानी में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि NaOH पानी में जाते ही Na+OH नेगेटिव में टूट जाता है, तो इसकी हो जाती है अच्छी खासी हाइड्रेशन, तो वो डिसॉल्व हो जाता है। अब सुनिएगा, इसमें हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे। हमने क्या किया? हमने ये देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐड किया है, ठीक है। इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स ऐड किया। होता क्या है, ये एलिमेंट्स कुछ ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं जो NaOH में जाने के बाद कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। देखिए यहां से एलिमेंट गायब हो गया जो आपने मिलाया हुआ था। अब प्रश्न ये है कि ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इनको पहली बात याद करना जरूरी है, इनके रिएक्शन को पहचानना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वैसे बहुत सारी बातें जो है इससे रिलेटेड हमने P ब्लॉक में करी होती है, लेकिन यहां पर भी देख लेते हैं। देखिएगा कौन कौन से लोग हैं। ये जो आपका एलिमेंट है वो ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, कौन कौन से लोग हैं। टिन है, एल्युमिनियम है, आपको लेड दिख रहा है, जिंक दिख रहा है, बोरॉन, और क्या दिख रहा है भैया? सिलिकॉन दिख रहा है। ये लोग यहां पर एक्वस NaOH के अंदर अगर डाले जाते हैं तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व होने का क्या मतलब होता होगा कि ये एलिमेंट्स निश्चित रूप से एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करके कोई आयनिक
कंपाउंड बनाएंगे और वो आयनिक कंपाउंड पानी में प्रेजेंट है तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। मामला क्लियर है जी। रिएक्शन लिखने का तरीका सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं। टिन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के टाइम पे आपको ध्यान से पढ़ाया जाता है। एल्युमिनियम की अगर मैं बात करूं तो एल्युमिनियम इकलौते +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। लेड का भैया +4 एंड +2 दोनों होता है, लेकिन लेड का +2 स्टेबल होता है, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है यहां पर। जिंक भैया पूरे जीवन भर हमेशा बिंदास +2 में जीता है। बोरॉन की फैमिली कहती है कि तुम्हारी खोपड़ी पे +3 से ज्यादा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिलिकॉन कहता है मैं भैया +4 से ज्यादा रह नहीं सकता। ये सब लॉजिकल है, कुछ भी रट्टे नहीं मारने होते, हम पहले से जानते होते हैं। आइए एक बात बताता हूं आपको कि मेटल हमने किस में डाला, मेटल नहीं, इसमें से कोई सा भी एलिमेंट अगर आपने NaOH में डाला तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का दिखेगा। सुनना मेरे भैया, कैसा दिखेगा, ये होगा सोडियम और होगा आपका मेटल और होगा ऑक्सीजन। नंबर हम कैसे डिसाइड करेंगे, सुनना भाई, यहां पे कुछ ऐसे लिखा होगा, कुछ यहां पे ऐसा लिखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा होगा x और यहां पर लिखा होगा इस तरीके से y। तो x और y के नंबर को कैसे डिफाइन किया जाएगा, इस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को देख करके, इस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को देख करके x और y की वैल्यूज बताई जाएंगी। आइए करीब आइए, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास जिंक है। अच्छा एक बात और बताइए, यहां पर देखो हमारा जो एलिमेंट था वो डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने में क्या, ये एलिमेंट सोडियम ऑक्सीजन अगर चिपक गए तो ये जो हाइड्रोजन था वो क्या हो जाएगा मेरे भैया, हाइड्रोजन H2 गैस में उड़ जाएगा। तो यहां पे इस तरीके से H2 गैस का हम फॉर्मेशन कर पाते हैं, बना पाते हैं। मामला ठीक ठाक कह रहा हूं ना? यस सर। चलिए देख लेते हैं। अगर हमारे पास जिंक है, हमने रिएक्शन NaOH के साथ कराई है, किसके साथ कराई है, NaOH के साथ कराई है। एक बात समझने की पूरी कोशिश करिएगा, यहां पर क्या होता है, जिंक हमेशा +2 में रहता है। किसमें, जिंक हमेशा +2 में रहता है। इसका मतलब M की जगह पर मैं Zn लिखूंगा, ऑक्सीजन लिखूंगा और सोडियम लिखूंगा। आप बताइए, मेरे को फॉर्मूला एडजस्ट करना है, मेरे को फॉर्मूला एडजस्ट करना है इनके हिसाब से। क्या करना चाहिए, अरे मेरे भैया क्या करना चाहिए सर, यहां पर ऐसा करिए कि यहां पर इसको 2 टाइम ले लीजिए और इसको भी 2 टाइम ले लीजिए। देख लीजिए उससे क्या बनेगा, चेक करो। यहां पर हो जाएगा -4 +2, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। इसी तरीके से आप एल्युमिनियम के लिए लिख सकते हैं, सेम तरीके से आप एल्युमिनियम के लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे H2 गैस उड़ेगा। सर एक और बता दीजिए ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। देखिएगा, एल्युमिनियम आपने NaOH में ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये NaOH में गया तो ये डिसॉल्व हो जाएगा और यहां पर बनेगा NaAlO2, क्योंकि एल्युमिनियम पे क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो NaAlO2 लिख दिया और ये हो जाएगा H2। इसको क्या कहते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहते हैं। वैसे इस रिएक्शन की एक थोड़ी सी फील लेना चाहोगे तो इधर आ जाओ, चलो आ जाओ इधर देख लो, इधर आ जाओ भैया देख लो। एक्चुअली क्या है, जिंक जो है इसमें जब जाता है तो वो पहले क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, तो कुछ ऐसा बनता है, तुरंत ZnO बन जाएगा। अरे आप समझो ना, यहां पर जो हाइड्रोजन है वो H+ के फॉर्म में, ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में, और यहां पर न्यूट्रल हो रहा है, तो प्लस से क्या हो रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो हाइड्रोजन का खुद का क्या हो गया, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जो यहां पर एलिमेंट होगा। इसी वजह से यहां पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। पहले ही क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो एलिमेंटल फॉर्म में बोला जाएगा कि वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में या कुछ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर गेन करेगा। अब देखिए होता क्या है कि जो जिंक का ऑक्साइड बनता है ना, वो पहले वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो आप निश्चित रूप से लिखने के आदती होते हैं इस तरीके से, ZnOH ट्वाइस लिखिए, कोई शक नहीं, कोई समस्या नहीं, आप लिख सकते हैं। देखिए ऑक्साइड वाटर मिला करके हाइड्रोक्साइड मिला, हाइड्रोक्साइड की शक्ल को थोड़ा ठीक से लिखो। क्यों पता है, क्योंकि जो हमारा जिंक का हाइड्रोक्साइड है या जिंक का ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है, तो ये शक्लें बदल सकता है। ऐसे देखने में कैसा लगेगा, बेसिक नेचर का है, लेकिन अगर इसको इज्जत के तौर पर थोड़ा सुधारोगे तो ये H2ZnO2 टाइप के लगने लग जाएंगे। देखो H2ZnO2 टाइप के लगने लग जाएंगे। अब इसकी मुलाकात, इसकी मोहब्बत किसके साथ है, NaOH के साथ है। इसको तार तार कर देगा, बिखा देगा भैया, H+ हटेगा, वहां पर 2 सोडियम आएगा, कल्याण हो जाएगा उसका। आगे बढ़ जाते हैं, अगली लाइन क्या है, गैसिंग रिएक्शन बोलते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जहां से गैस प्रोड्यूस होती है। क्या लिया हमने, आयरन ले लिया है, वाटर के साथ अच्छे तरीके से हीट करा है, ठीक है जी। यहां पर ऐसा करने से क्या होगा, आयरन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वो मिल जाएगा Fe2O3 के फॉर्म में, और हमारा हाइड्रोजन H2 गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। कोई शक कोई समस्या हो तो जरूर बताना। देखना यहां हाइड्रोजन पे क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन का खुद का रिडक्शन हुआ है तो किसी का ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो यहां पर जो आयरन है वो तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन वो यहां के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाकर के खुद को ऑक्सीडाइज करा रहा है। शायद
शायद आनंद आया होगा। इनको आप अच्छे तरीके से इत्मीनान से घर पे बैठ करके बैलेंसिंग कर लीजिए, इतना आपको आता होगा, भरोसा कर सकता हूं मैं। ये क्या है, पॉस्ट प्रोसेस है, बॉस प्रोसेस है। यहाँ पे आप बोलते हो कि ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कराने के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा मेथड है, सुनते हैं सीखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए इसको। इसके लिए मैं एक शब्द यूज करता हूँ अक्सर ही, एक शब्द है हमारा ज्वाला ओपी कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, ज्वाला कहाँ का है, ज्वाला IIT दिल्ली का हमारा प्यारा खूबसूरत सा हॉस्टल है जी, उसका हम थोड़ा गर्व बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पे हमने कार्बन लिया, कार्बन क्या है, कोल है। ठीक है जी, कोल लिया आपने, कोल पे से क्या पास करने की कोशिश करी है, गर्म वाटर पास करने की कोशिश करी है। ठीक है जी, तो वहां से क्या निकल के आता है, बल्कि मैं ये कह दूं कि हम कोल को बहुत ज्यादा रेड हॉट कर देते हैं। कोल जब रेड हॉट हो जाता फिर उसमें वाटर डालते हैं, तो ये भैया जो कार्बन है इनसे ऑक्सीजन लेकर के अपने आप को CO बना देगा और साथ साथ H2 गैस बनेगा। तो देख लीजिएगा क्या हुआ, जो कोल था वो हीटेड था, रेड हॉट था, हमने उस पर पानी डाला तो यहां पर क्या बन जाएगा भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का एक मिश्रण बनेगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। इसी को कभी कभी कोल गैस भी कहते हैं, क्योंकि इसको कोयले से बना रहे होते हैं, और एक स्पेशल नाम इसको दिया जाता है, दैट इज वाटर गैस। क्या बोलते हैं, इससे रिलेटेड पेपर में आ चुका है, इसको क्या बोलते हैं, वाटर गैस। और ये जो हमारा वाटर गैस दिख रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिश्रण, हम इससे ऑर्गेनिक के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, इस वजह से हम इसको सिन गैस बोलते हैं। सर उसमें रीजन क्या समझ में आया, अरे समझना मेरे भाई, सिन का मतलब है सिंथेसिस, किसकी सिंथेसिस कराने के लिए, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस कराने के लिए, क्योंकि यहां पर क्या है, कार्बन है, तो यहां पर कुछ एडिशन रिएक्शन करवा के सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, तो सिन गैस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो मेथनॉल का प्रिपरेशन कर सकता है। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है मैंने कि वो मेथनॉल का प्रिपरेशन क्या कर सकता है, इतनी बात देख लो। ठीक है, तो ये वाटर गैस बोलो, इसी को आप क्या बोलते हो, सिन गैस बोलते हो। इसी को वाटर गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर से बनाया जाता है। ठीक है जी, कभी कभी कोल गैस बोलते हैं क्योंकि कोयला को यूज करके बनाया जाता है, इसी को सिन गैस बोलते हैं। तो इसके बड़े सारे नाम है, इन पे बेस्ड कुछ भी पूछा जा सकता है, आता ही है ना। अगला देख लेते हैं, क्या है भैया, हमने क्या किया, सुनना ध्यान से, हमें चाहिए था इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम किसकी कर रहे हैं, H2 की, हमें चाहिए H2 गैस अच्छी खासी क्वांटिटी में। तो यहां पर क्या है, यहां पे दिख रहा है 1:1 मोल पे है ना, 1:1 रेशियो पर है, तो इसका मतलब ये ज्यादा प्योर नहीं, इसकी प्योरिटी कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए, इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, कि हम ये देखो गर्म ही है, अभी हमने इसमें पास कर दिया है, वेपर पास कर दिया किसका, वाटर का। जब पास करते तो होता क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कई बार ये आपको पढ़ाया गया होगा। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या करता है, इससे ऑक्सीजन खींच करके खुद को CO2 गैस बना लेता है, खुद को क्या कर लेता है, CO2 गैस बना लेता है। और यहां से अगर H2 फ्री होगा तो मेरे भैया कितना हो जाएगा, आपकी बार 2 मोल H2 हो जाएगा। देख लीजिए यहां पर क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ H2 बढ़ गया, यहां के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ H2 बढ़ गया। और एक बात और बताता हूं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, बहुत लोगों से रिएक्शन नहीं करता है, वो एक न्यूट्रल गैस बोला जाता है ना। अगर वो ज्यादा गैस से रिएक्शन नहीं करेगा तो इसको हटाना कठिन पड़ेगा H2 से, लेकिन CO2 क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो इसको हटाना आसान पड़ता है, क्योंकि कम से कम ये किसी से रिएक्शन तो कर पाएगा ना। अच्छा जी, तो क्या कैसे हटाया जाता है, उसके लिए यहां पर लिखा जाएगा। अच्छा, ये जो रिएक्शन जो लिखी मैंने, इसको कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। पढ़ लीजिए, पेपर में पूछा गया था कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कौन सी है, पहचान करके बताइए। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में आप कैटलिस्ट यूज करते हो, आयरन का ऑक्साइड एंड क्रोमियम का ऑक्साइड। हम करते क्या है, हम लेते हैं वाटर गैस, वाटर गैस में H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब जाकर के आपको H2 मिल रहा होता है। देख लीजिए एक बार ध्यान से, इसको कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अगली चीज पढ़ लीजिएगा कृपया, यहां क्या लिखा है, जो यहां पर CO2 है उसको अगर हम हटाएंगे तभी तो हमें H2 प्योर फॉर्म में मिलेगा। उसके लिए हम यूज करते हैं सोडियम आर्सेनाइड का सॉल्यूशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्क्रबिंग। स्क्रबिंग क्या होता है, घर में मम्मी बर्तन धुलती है ना स्क्रब से, तो स्क्रबिंग का मतलब क्या होता है, वो गंदगी हटा रही होती है आपके बर्तन जिसमें आपने खाना खाया होता है। अच्छा जी, सुनिएगा ध्यान से, यहां पर क्या हुआ, 2 लोग थे, तो हमें क्या है, ये प्योर फॉर्म में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन यूज करके इसको एब्जॉर्ब करा देते हैं, तो ये हट जाता है। तो इस हटाने के प्रोसेस को ही हम स्क्रबिंग कहते हैं। शायद आनंद आया होगा। अगली लाइन पढ़ लीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन। ये भैया बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो आपके सामने प्रस्तुत हो रही है, इससे हम करीब करीब 99.95%
देख रहे हो अप्रॉक्सीमेट 100 ही पहुंच गया। इतनी प्योरिटी मिल जाती है हमें H2 गैस की। क्या करना होता है उसके लिए? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड गिव्स एक्स्ट्रा प्योर H2। ध्यान रखिएगा, इसको रट लीजिए। मैं बहुत शुद्ध रूप से ये लाइन यूज करना चाह रहा हूं कि भैया ये पेपर में आ चुका है और बार बार वो पूछते रहे हैं। ठीक है जी। अगली चीज क्या है? NaH को वाटर में डाल दीजिए, हाइड्राइड है तो कैसे रहेगा भैया? Na प्लस एंड H नेगेटिव। ठीक है जी। अरे यार मेटल है कौन? सोडियम। नॉन मेटल कौन? हाइड्रोजन। तो नॉन मेटल नेगेटिव रखता है, मेटल रखेगा पॉजिटिव। वाटर उसको H प्लस देगा, H प्लस देगा तो निश्चित रूप से क्या बनेगा? H2 गैस बन जाएगा। साथ में NaOH बनेगा, कृपया उसको आप खुद लिख ले। इससे भी प्योरिटी ठीक ठाक मिल जाती है। लेकिन अगर आपको अल्ट्रा प्योर चाहिए तो आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ेगा, जहां पर निकल का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। अगली लाइन देख लेते हैं क्या है? टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको अक्सर दिखेगा, सिर्फ इसी स्लाइड से बहुत सारा काम हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। हाइड्राइड कहते ही आपको एक चीज समझ में आ गई है कि हाइड्रोजन पे कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज होने का चांस है, तभी तो उनको हाइड्राइड जैसा शब्द यूज किया जाता है। तो पहला आपके सामने प्रस्तुत है जो कि है सेलाइन या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। इसी को आयनिक हाइड्राइड भी कहते हैं। ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं? आयनिक हाइड्राइड भी कहते हैं। अगला है कोवेलेंट हाइड्राइड या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। याद करा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है। अगला क्या? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। अच्छा जी। ये 3 तरीके के हाइड्राइड्स हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर हाइड्रोजन जो है आपको S ब्लॉक के साथ मिलेगा, यहां पर हाइड्रोजन आपको P ब्लॉक के साथ मिलेगा, यहां पर हाइड्रोजन आपको D ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ मिलेगा, मेटल्स के साथ मिलेगा। तो आपको याद करना बड़ा आसान रहता है और नेचर वाइज आप पहचान ले जाते हैं। ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं? आयनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। अब आयनिक हाइड्राइड में आयनिक इंटरेक्शन कब होता है? जब एक क्या हो? अच्छा मेटल हो, दूसरा क्या हो? एक नॉन मेटल हो। तभी क्या होगा? तभी ये इंटरेक्शन क्या होगा? आयनिक इंटरेक्शन बोला जाएगा। बोलो भाई, इस तरीके के इंटरेक्शन को ही आयनिक इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है जी। मामला क्लियर है। तो मेटल कौन से हैं? अच्छे मेटल्स आपको S ब्लॉक में मिल जाएंगे और यहां नॉन मेटल के तौर पर हमने हाइड्राइड ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया। तो इसका एग्जांपल आपकी खोपड़ी में लंबे टाइम तक टिका रहेगा। और सुनिएगा भैया, जितने आयनिक क्रिस्टल्स हैं वो क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में है। तो उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये आयनिक कंपाउंड है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा है। मामला क्लियर है? यस सर। यहां पर देखिए, इनके जवाब के तौर पे इनका मतलब एग्जांपल क्या होगा? P ब्लॉक के लोग होंगे। क्या लिखा है? कोवेलेंट हाइड्राइड, जहां पर क्या हो? कोवेलेंट बॉन्डिंग हो। और कोवेलेंट बॉन्डिंग कहां देखने को मिलती है? जब P ब्लॉक के 2 लोग या एक तरीके से बोलो 2 नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और P ब्लॉक के बाकी नॉन मेटल के साथ अगर वो बॉन्ड बनाने लग गया तो वहां पर मिलेगा कोवेलेंट हाइड्राइड्स। इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। देखिएगा कैसा? जैसे HCl, H2O, CH4 एंड PS3। और ये देखो एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की तरह हैं। ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की तरह हैं। यहां के एग्जांपल को देखोगे तो वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की तरह नहीं होंगे। जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूं, जैसे सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड इसका पूरा एक आयनिक क्रिस्टल होगा, Na+ होगा, उसके किनारे किनारे हाइड्राइड्स होंगे, हाइड्राइड के किनारे किनारे Na+ होगा, मतलब उसका एक पूरा क्रिस्टल होगा। वो मॉलिक्यूल वगैरह के फॉर्म में नहीं पाया जाता, इस वजह से इसका नाम देखिए। वहां पर तो नहीं पाया जाता लेकिन यहां पाया जाता है। यहां HCl अलग हो सकता है, दूसरा HCl अलग हो सकता है, तीसरा अलग हो सकता है। ऐसे ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, इस वजह से इनका नाम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स होता है। कहानी क्लियर है? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड को हम मेटालिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालिक हाइड्राइड। ध्यान से सुनिएगा, जो डी ब्लॉक के अंदर मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के अंदर जो मेटल्स हैं वो मेटालिक बॉन्डिंग करके इस तरीके से रहते हैं। क्या करते हैं भैया? इस तरीके से रहते हैं। लेकिन जब वो इस तरीके के अरेंजमेंट में रहते हैं तो कुछ खाली जगहें रहती हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ये इंटरस्टिशियल साइट छोटा होता है और इसमें छोटे छोटे एटम जाकर के फंस जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। जैसे कि कौन फंस जाता है? हाइड्रोजन। और जब किसी डी ब्लॉक के किसी मेटालिक क्लस्टर के अंदर जो इंटरस्टिशियल साइट है वहां पर छोटू मोटू हमारा हाइड्रोजन फंस जाए, इसके बाद जो हमारा कंपाउंड बनता है उसको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहेंगे। यहां पर कहानी क्लियर हो रही है क्या? एकदम सर क्लियर है। कौन से लोगों के बीच में होगा? डी ब्लॉक एंड हाइड्रोजन के बीच में होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें तो देख लीजिए, ये कौन है भैया? डी ब्लॉक का हाइड्रोजन, डी ब्लॉक वाला मेटल, हाइड्रोजन, डी ब्लॉक का और हाइड्रोजन। तो इनके बीच का कोई भी रिश्ता क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहलाएगा। मेरी समझ से सब कुछ क्लियर है, बहुत ही पिक्चर क्लियर है यहां पर। अगली चीज देखिएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही आएगा। आयनिक कंपाउंड्स हैं तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा आता है। लेकिन HCl की बात करें, मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, एक HCl मॉलिक्यूल दूसरे HCl मॉलिक्यूल से कैसे इंटरेक्ट रहता है? तो आप कहेंगे वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंटरेक्ट रहता है। अगर यहां पर अच्छा खासा इंटरेक्शन नहीं होगा
तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों क्या होता है, कम होता है। लॉजिकल है। अच्छा जी, यहां पर हाई मिलेगा, क्यों मिलेगा? आप सोचो, एक तो मेटल का क्लस्टर बहुत ही शानदार होता है, ऊपर से तुमने जो खाली जगहें थी वो भी तुमने भर दी। अगर खाली जगहें तुमने भर दी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मेल्ट कराना, बॉयल कराना दोनों ही कठिन हो चुका है, क्योंकि अब खाली जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, आराम से वो टूटेंगे नहीं जी। बात समझ में आ गई है? यस सर। अगली चीज देखते हैं, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्या है, पुअर कंडक्टर है। यहां पर कंडक्शन के लिए कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह फ्री नहीं है, जबकि यहां पर क्या है, आयंस के फॉर्म में Na+H नेगेटिव आयंस है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, मॉल्टन स्टेज पे ये लोग एक अच्छे खासे कंडक्टर का काम कर सकते हैं मॉल्टन स्टेज पे, है ना, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल्स में मूव करना कठिन होता है। कहानी ठीक बता रहा हूं ना जी? यस सर। अगली चीज सुनिएगा, ये भाई साहब लोग क्या है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक इन नेचर, ये पेपर में पूछा गया है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक का मतलब क्या है, जैसे देखिए वैनेडियम यहां पे कितना है, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल का मेटालिक क्लस्टर है, वैनेडियम एटम वहां पे प्रेजेंट है, इस तरीके 100, लेकिन उसके बीच में 56 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, 56 एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के। तो बोला क्या जा रहा है कि 100 के रिस्पेक्ट में आप देखते हो 56 मॉलिक्यूल, तो वहां पे कोई 1:1, 2:2 या 2:1 ऐसी कोई खास रेशियो नहीं बन पाती। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इस तरीके से लिखा गया तो 0.56 हो सकता है, ये 0.57 हो, 5 हो, मतलब ये वैरी कर सकता है। ठीक है जी, तो ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक इसीलिए बोला जाता। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो हमारा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है या कोई भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो केमिकली रिएक्टिव होता है कि नहीं होता, तो मैं आपको बता देता हूं, वो केमिकली इनर्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो भी समझाऊंगा, केमिकली क्या है, इनर्ट है। वो क्या होता है, केमिकली इनर्ट होता। सुनना, होता क्या है कि जो जब ये मान लो इंटरस्टिशियल साइट्स में हाइड्रोजन नहीं गए थे तो ये जो मेटल है वो रिएक्टिव रहता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन उसमें बीच में घुस गए तो वो भाई साहब पूरी जगह एकदम भर जाती हैं। और जब वो भाई किसी से रिएक्शन करने जाता है, किसी दूसरे केमिकल के पास रिएक्शन करने जाएगा, तो वो केमिकल इनके इंटरस्टिशियल साइट में घुस ही नहीं सकता, उनके आसपास रिएक्शन ही नहीं हो सकती। इसी वजह से जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है वो केमिकली इनर्ट होते हैं, जबकि ये दोनों तो रिएक्टिव होते हैं। इनकी बहुत सारी रिएक्शंस आपको पढ़ने को मिलती है। ये भाई साहब तो अभी पढ़ा आपने कि NaH जो है पानी में डाल दो धड़ाधड़ रिएक्शन करने लग जाती हैं, H2 गैस इवॉल्व करा देती है। एक सवाल आया हुआ था इससे सेलाइन हाइड्राइड से रिलेटेड था कि उनका थर्मल स्टेबिलिटी बताइए। तो देखिए थर्मल स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर आता है, ये क्या है मेरे भाई, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी देख लीजिए क्या ऑर्डर बना हुआ है ना, आपको दिख जाएगा। जितना गैप होता जाएगा, जैसे हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, तो जितना ज्यादा गैप होता जाएगा, समझना ध्यान से, इनके बीच में गैप कम है ना, ऐसे याद करना बड़ा आसान रहेगा। इन दोनों के लिए आप क्या बोलोगे, ये बहुत ही ज्यादा थर्मली स्टेबल हैं। लेकिन हाइड्राइड और ये सीजियम, इनके बीच में क्या बोलोगे, गैप साइज का बहुत ज्यादा है, तो ये थर्मली ज्यादा स्टेबल नहीं है, वो हीट करने से जल्दी टूट जाते हैं। इतनी बात ठीक ठाक है? यस सर। आगे बढ़ जाता हूं मैं, अब पढ़ते हैं H2O वर्सेस D2O। H2O तो नॉर्मल वाटर है, D2O क्या है, D2O इज हैवी वाटर। जैसे अरे ड्यूटेरियम को क्या कहते थे, हैवी हाइड्रोजन कहते थे, उसी तरीके से वाटर को यहां पर हैवी वाटर कहेंगे। सुनना ध्यान से, कुछ काम की बातें करेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा बातें हमें करनी ही नहीं है। सुनना, क्या है, मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा? आप कहोगे यहां पर ड्यूटेरियम का मास ज्यादा है। अगर ड्यूटेरियम का मास ज्यादा होता हाइड्रोजन से तो निश्चित रूप से D2O में भी एटॉमिक मास या आपका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास ज्यादा है, इस वजह से D2O का मॉलिक्यूलर मास निश्चित रूप से ज्यादा आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट एंड अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इन दोनों में ही D2O ज्यादा होता है। D2O का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है जी, इतनी बात ठीक ठाक समझ में आ गई। और एक बात और समझना, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं ना, उसी तरीके से ड्यूटेरियम बॉन्डिंग होता है, और ड्यूटेरियम बॉन्डिंग एक शानदार बॉन्डिंग है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन के। ठीक है जी, चलिए अगले पर आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। वैसे आपको पता होना चाहिए कि पहले हम वाटर का आपको बता दें, वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी देखने को मिलती है वो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है ये टेम्परेचर, देखिए 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। लेकिन D2O के केस में ये भी ज्यादा है मेरे भाई। ठीक है जी, मैक्सिमम डेंसिटी D2O की कहां देखने को मिलती है, 284 केल्विन पर देखने को मिलती है, तो इससे ज्यादा है। देख लीजिए करीब करीब आपको कितना लग रहा है,
यहाँ पे 7 हो जाएगा 3, तो यहाँ पे देखिएगा 7 डिग्री सेल्सियस का करीब करीब अंतर आ रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर वाटर के लिए समझ लीजिए क्या है भैया, ये मैक्सिमम डेंसिटी का टेम्परेचर लिखा गया है। अगला देखिएगा, डेंसिटी की बात करते हैं ना, नॉर्मल टेम्परेचर पर, मतलब रूम टेम्परेचर। ये देखिए रूम टेम्परेचर पर ज्यादा डेंस कौन होगा, D2O ज्यादा डेंस होगा, D2O ज्यादा डेंस होता है, तो अक्सर आपको D2O ही जीतता हुआ नजर आएगा। विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी भी ज्यादा विस्कस होता है हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या है, ज्यादा विस्कस है, नाम में ही हैवी है तो पता चल जा रहा है कि मास भी इसका ज्यादा ही होगा। लेकिन एक चीज देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो वाटर का ज्यादा है। अब उसके बारे में बता देता हूं। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस चीज से रिलेटेड है, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। जो चीजों को आराम से सॉल्युबल कर सकता अपने अंदर, उसको बोलते हैं कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। ठीक है जी, तो देख लीजिए वाटर जो है एक यूनिवर्सल क्या है, सॉल्वेंट है, इसलिए भैया आप यहां बता दीजिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर आप उसमें कोई आयन डालोगे, जैसे मान लीजिए Na+Cl- एक साथ डालोगे, वाटर क्या करेगा, दोनों को अलग अलग करके हाइड्रेट कर देगा। ठीक है, जो दोनों को अलग करके हाइड्रेट करने का नेचर है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड होता है। तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा आती है, तो एक ही चीज है जो ज्यादा आती है। ठीक है, अगला पढ़ लीजिएगा, T2O इज एक्सट्रीमली extensively used as moderator in nuclear reactors and in exchange reactions of the study of the रिएक्शन मैकेनिज्म्स। इसके बारे में थोड़ी चर्चा होती है, जिसको कि आइसोटोप इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक का पार्ट होता है ये। आगे बढ़ जाते हैं, H2O2 क्या है भैया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। नाम क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है। ध्यान से समझिएगा, जैसे ये एक ऑक्सीजन है, एक दूसरा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन यहां पर होगा, हाइड्रोजन एक यहां पर होगा। ठीक है जी, और जो हमारा ये ऑक्सीजन है उस पर क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, यहां पर 2 लोन पेयर होते हैं, यहां पर भी इस तरीके से 2 लोन पेयर होते हैं, और दोनों ऑक्सीजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और इनकी कोशिश है कि रिपल्सन मिनिमम हो, इसलिए इसका ओरिएंटेशन इधर है और इसका ओरिएंटेशन इधर होता है। ये बॉन्ड तभी इधर है और ये वाला बॉन्ड इधर होता है। क्या आपको ये बेसिक सी बात समझ में आई? यस सर। और एक बात और समझिएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में अगर आपसे पूछूं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आप कहोगे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पर क्या आएगा, डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। वाटर जैसा बिहेवियर यहां पर भी है, यहां पर बोलोगे डेल नेगेटिव आएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा, डेल प्लस आएगा। और आपको यहीं पर एक चीज और समझाना चाहूंगा, अगर यहां पर हाइड्रोजन पे डेल प्लस है, तो इसी जैसा दूसरा मॉलिक्यूल आए और उस मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है, ध्यान देंगे इस बात का, इसी जैसा जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका जो ऑक्सीजन होगा वो इस डेल प्लस के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। सिमिलरली यहां पर भी जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो जो हमारा H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, वहां पर भी एक शानदार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बल्कि मैं कहूं एक्चुअली ना वाटर से भी ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है यहां पर, क्योंकि 2-2 ऑक्सीजन हो जाते हैं और 2-2 हाइड्रोजन हो जाते हैं। शायद आपको ये बेसिक सी बात आप समझ आ गई हो। चलिए एक बात और समझते हैं, यहां पर एक बॉन्ड है जिसको कहते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। ये है पर ऑक्साइड बॉन्ड। ठीक है जी, अच्छा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ऐसा ओपन बुक टाइप का होता है, किताब है ना, कभी खोलिए, हाँ ऐसा खुलता है। ठीक है जी, तो कुछ ऐसा दिखता है ना। सर हम बिना किताब खोले थोड़ी पेपर देने जा रहे हैं, हाँ नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से है ना, इनका रिश्ता इस तरीके से बना हुआ है। देखना भैया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस पेज पर है, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड इस पेज पर है। कृपया देख करके बर्दाश्त करने की कोशिश करें। ठीक ठाक लग रहा है, बोलो भाई ठीक ठाक लग रहा है? सर ये बीच में थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, चलो भैया मैनेज कर देता हूँ। ठीक, ओके, बात समझ में शायद आ गई होगी। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना। तो यहां पर देखिए ये हो गया परऑक्साइड, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड इस वाले बुक के पेज पर, बुक के दूसरे वाले पेज पर ये रहेगा। तो ये ओपन बुक स्ट्रक्चर लिखा जाता है इनके लिए, ऐसा शब्द यूज होंगे। अगला देखते हैं, लेबोरेटरी मेथड में इसको कैसे बनाते हैं। मैं आपको एक चीज पहले कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, फिर मैं इस लेबोरेटरी मेथड पे आऊं तो ज्यादा आनंद आपको भी आएगा। जहां कहीं भी परऑक्साइड बॉन्ड मौजूद है, जहां कहीं भी परऑक्साइड बॉन्ड मौजूद है, वहां पर आप वाटर डालोगे तो निश्चित रूप से H2O2 पैदा ही होगा, क्योंकि परऑक्साइड बॉन्ड होगा तो करना क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही ला के लगाना होता है। तो आप कोई सा भी, अब मैं कहूं कोई सा भी ले लो, जैसे आप ले लो सोडियम परऑक्साइड Na2O2, बेरियम परऑक्साइड BaO2,
यहां पर आप निकाल के चेक करो, आप क्या बोलोगे, यहां पर O2 की खोपड़ी पर क्या होगा, 2 नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी O2 की खोपड़ी पर 2 नेगेटिव चार्ज, और इसी को कहते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड बॉन्ड, है ना। देख लीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगा, 2 नेगेटिव है लेकिन 1 नेगेटिव चार्ज इधर होगा, 1 नेगेटिव चार्ज इधर होगा, तो जो अभी मैंने बनाया है इसको कहते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। आप सोचिए, अगर मैं यहां पर H+ लगा दूं, अगर H+ लगा दूं तो एक हाइड्रोजन यहां लग गया, एक यहां लग गया, निश्चित रूप से वो क्या बन जाएगा, निश्चित रूप से वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। ऐसी एक चीज होती है जिसको बोलते हैं, सुनिएगा, H2S2O8, इसका नाम है पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। नोट डाउन करिए, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड में भी क्या होता है, परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं। क्या होता है मेरे भैया, परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखना चाहोगे, ठीक है जी, बर्दाश्त करने की कोशिश करिएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सल्फेट की, जहां पहले थोड़ा सा बना लीजिए, सल्फेट की तरह थोड़ा बना लीजिए, S डबल बॉन्ड O, सल्फेट देखा है कभी, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है, यस सर, सल्फ्यूरिक एसिड हमने कुछ इस तरीके से बनाया था, ठीक है जी। अभी देखिए 2 ऑक्सीजन हमने कम बनाए हैं, तो उसको क्या करिएगा, इस तरीके से बना दीजिए। देखिए यहां पर क्या, परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर कहीं पर परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है और आप उसकी करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, आप उसकी करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, यहां से नहीं, इस तरीके से तोड़ना गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड कहीं से तोड़ेंगे, देखना भैया ध्यान से, मैं समझा देता हूं, वक्त ले लेता हूं। यहां से तोड़ दीजिए, ठीक, यहां से तोड़ दीजिए, जहां पर ऑक्सीजन है उधर हाइड्रोजन लगा दीजिए, उधर हाइड्रोजन लगा दीजिए, दूसरी साइड OH और OH लगा दीजिए। ये शायद आपको पढ़ाया भी गया होगा, है ना। जस्ट बस आपको समझाने के लिए था कि अगर परऑक्साइड बॉन्ड मौजूद है तो उसकी हाइड्रोलिसिस से निश्चित रूप से ये सुनिश्चित है कि H2O2 जरूर पैदा होगा। H2O2 क्या होगा, जरूर पैदा होगा। इनका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए BaO2.8H2O की अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं, BaO2 है क्या, बताइए, बेरियम पे कितना होता है, 2+। अगर बेरियम पे 2+ है तो O2 पर क्या होगा, 2 नेगेटिव चार्ज होगा, ये 2+ तो ये 2 नेगेटिव, और सामने हमारा ये H2SO4 है। H2SO4 हमें क्या देगा, 2 टाइम H+ देगा, और साथ साथ हमें सल्फेट आयन देगा। बोलो देगा कि नहीं देगा। आप सोचो, ये O2 2 नेगेटिव है, अगर इस H+ के साथ भेंट मुलाकात कर ले तो ये अपने आप को H2O2 बनाने से नहीं रोक पाएंगे, ठीक है जी। बाकी आप Ba और यहाँ का SO4, BaSO4 बना लीजिए। बोलो भाई, लॉजिकल है ना जी, इतनी बात तो बेसिक बातें कर रहा हूं मैं। अच्छा जी, टाइम ज्यादा लग रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है भैया, देखो, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। तो इसको करते हैं थोड़े थोड़े हिस्सों में तोड़ करके इसके नाम को याद करने की कोशिश करते हैं। दिस इज एंथ्रासीन। 3 बेंजीन को इस तरीके से चिपकाइए और सारे बॉन्ड इस तरीके से क्या होने चाहिए, रेजोनेंस में होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन से हमें बनाना है एंथ्राक्विनॉल। क्विनॉल में लिखा ऑल, ऑल मतलब क्या हो गया भैया, कुछ एल्कोहल टाइप फीलिंग देनी है। इसका मतलब क्या है, देखना भैया ध्यान से, एक OH यहां लगा दीजिए, एक OH यहां पर लगा दीजिए। अब इसका नाम हो गया एंथ्राक्विनॉल। इस एंथ्राक्विनॉल में ये होता है कार्बन, यहां से शुरुआत होती है 1 2, कार्बन नंबर 2 पर लगा दीजिए इथाइल ग्रुप, इथाइल मतलब C2H5, तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल का। आप 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल को क्या करिए, ऑक्सीडाइज कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ O2। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान से सुनना, क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन और दोनों H2, दोबारा सुन लो, ये हाइड्रोजन और ये H2 आपस में मिलकर के H2O2 बना देंगे। क्या बना देंगे, H2O2 बना देंगे। और अगर यहां से आप हाइड्रोजन ये वाले हटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। देखना क्या आएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन हटेगा और इस तरीके से डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये जो आपका C2H5 है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी वहीं रहेगा C2H5, लेकिन आपको एज ए प्रोडक्ट क्या मिल गया, H2O2 मिल जाता है, ठीक है जी। आपने क्या किया, 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल को ऑक्सीडाइज कर दिया, ये दोनों हाइड्रोजन और O2 H2O2 बना लेते हैं, और यहां से हाइड्रोजन गया तो यहां पर डबल बॉन्ड बना दीजिए इस तरीके से। अब इसका नाम क्या होगा, आप कहेंगे यहां पर एल्कोहल टाइप की फील आ रही थी, ऑल लिख दिया, तो यहां पर कीटोन आ रही है तो ओन लिख देंगे, तो इसका नाम क्या होगा, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। क्या, क्विनोन, ओन मतलब कीटोन, तो यहां पर हो जाएगा कीटोन, ठीक है। तो एल्कोहल से आप एक तरीके समझिए कीटोन बनाना ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन अब देखिए आपको H2O2 मिल गया, अब क्या करिए, इस पूरे को पानी में डिसॉल्व करिए और जो एक्वस लेयर होगी उसके अंदर H2O2 मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि पानी में ये भाई साहब डिसॉल्व होंगे ना। अरे यार, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो पानी के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो उसकी लेयर हटा दीजिए, लेकिन ऑर्गेनिक लेयर में ये पार्ट बचेगा। अब क्या करिए, जो ये बचा उसका करा दीजिए रिडक्शन, उसका क्या करा दीजिए, रिडक्शन, ठीक है। H2 विद सम कैटलिस्ट,
H2 बेस सम कैटलिस्ट ये रिएक्शन हो जाएगी, तो यहां पर इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो इसके रिडक्शन से दोबारा जो कीटोन था वो इस तरीके से OH बन जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और आपको H2O2 मिलता रहेगा, आप उसको हटाते जाएंगे। ठीक है जी, कहानी क्लियर कह रहा हूं ना? यस सर। अगला सुनिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2 की बात कर लेता हूं। पहला क्या लिखा गया? पहला लिखा गया विस्कोसिटी। यहां पर मैं कंपेरिजन करूंगा, है ना। H2O एंड H2O2 में ज्यादा विस्कस कौन होता है? ज्यादा विस्कस है H2O2। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारा H2O2 है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है इसका मतलब अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ वो बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करके रहेगा। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएं, अगर आपस में बहुत सारे अपने जैसे मॉलिक्यूल्स मिल जाएं तो वो क्या कर देते हैं भैया? विस्कस बना देते हैं आपके सॉल्यूशन को क्या करते हैं? विस्कस बना देते हैं। वाटर में भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी है और ज्यादा, इस वजह से बोला जाएगा कि ये और ज्यादा विस्कस होगा। विस्कस का मतलब क्या होता है यार? एक मान लीजिए स्लोप है ऐसा, हमने यहां पर गिराया, वो बह नहीं रहा है, धीरे धीरे बह रहा है, क्योंकि उसके इंटरनली क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा होता है। और इंटरनल फ्रिक्शन यहां पे कौन क्रिएट करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होता तो क्या होता? मॉलिक्यूल अलग अलग से क्या होता? बह जाता। लेकिन क्या करता? जब मान लो ये आगे बढ़ेगा तो इसको ये भाई साहब पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, इसको विस्कोसिटी कहते हैं ना। आइए देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। तो भैया बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू H2O के। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है। कहानी ठीक ठाक सुनाई जा रही है, शायद आपको आनंद आ रहा होगा। अगर हम डेंसिटी की बात करें, आपको ये भी पता है यार, जब ये ज्यादा विस्कस है तो यही भाई साहब ज्यादा डेंस होंगे, तो क्या होगी? डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी। ठीक है जी, कोई संदेह हो तो जरूर बताइएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में तो भाई हमेशा वाटर जीतता है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो भैया बहुत सारे लोगों को अपने अंदर डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। जो आराम से लोगों को डिसॉल्व कर ले उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा माना जाता है। और ऊपर से हमारा H2O2 जो है एक अच्छा सॉल्वेंट नहीं माना जाएगा। उसका रीजन बता सकते हो? H2O2 जो होता है नॉट यूज्ड एज सॉल्वेंट की तरह यूज ही नहीं किया जा सकता। उसका रीजन एक्चुअली ये है कि जो हमारा H2O2 है वो ज्यादा देर तक भैया स्टेबल नहीं रह सकता। वो अगर आप हीट कर दीजिए अपने आप से टूट जाएगा, या कोई एल्कली मेटल का अगर वहां पे थोड़ा मोड़ा प्रेजेंस आ गया ना तो तुरंत ही ये H2O और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएगा। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब कि इकलौता ऑक्सीजन, एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, तो ये इस तरीके से टूट जाता है, ये डिकम्पोजिशन हो जाता है। और एक बात और बताता हूं, जो हमारा H2O2 होता है हम उसको कभी ग्लास के उसमें टेस्ट ट्यूब में या ग्लास के बीकर्स में उसको नहीं रख सकते। उसका रीजन ये होता है कि जो हमारी ग्लास होती है, जो हमारा ग्लास होता है वो होता है सिलिकेट। क्या होता है? सिलिकेट होता है। तो सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, ऐसी चीजें होती है ना। क्या होती है? सोडियम सिलिकेट। ये सारी चीज कहां पढ़ते हो भैया? पी ब्लॉक में सोडियम सिलिकेट होती है। तो अगर वहां पर सोडियम प्रेजेंट रहेगा ना, मैंने बोला था ना कि अगर एल्कली मेटल प्रेजेंट रहा कहीं पर तो वो इस रिएक्शन को इनहेंस करता है, बढ़ाता है उसकी रेट को। ठीक, तो भैया क्या हो जाएगा? आप रखोगे H2O2 और वो कन्वर्ट हो जाएगा H2O और इस तरीके से नेसेंट ऑक्सीजन में। और ये नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये समझ लीजिए आपकी ग्लास खत्म होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी। ठीक है जी, इसलिए हम उसको उसमें नहीं रखते हैं। तो इसलिए एक लाइन पढ़ लीजिए, एक्वस सोल्यूशन इज स्टोर्ड इन, कौन से का? H2O2 का एक्वस सोल्यूशन। H2O2 का एक्वस सोल्यूशन जो है स्टोर किया जाता है इन प्लास्टिक या वैक्स लाइन ग्लास के अंदर। ठीक है जी, अगर मान लीजिए ग्लास में रखने तो वैक्स लगा के रखेंगे ताकि ग्लास जो है वो सीधा H2O2 के टच में ना आ जाए। कहानी शायद आपको समझ में आई होगी, आनंद आया होगा। पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पहले एक चीज देखिएगा, एक होती है परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ पढ़ा हुआ है क्या? परसेंटेज स्ट्रेंथ कभी पढ़ा है? सर हमने पढ़ा हुआ है इसको कहां पे? मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। ऐसे लिखते थे, वेट डिवाइड बाई हो जाएगा, वेट बाई यहां पर हो जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, है ना। तो वेट किसका रहता है? जो ऊपर रहता है वो किसके लिए लिखा जाता है? सॉल्यूट के लिए बोला जाता है। और नीचे वॉल्यूम किसके लिए मेरे भाई? सॉल्यूशन के लिए। इसमें किसी को शक नहीं होगा, पहले से पढ़ते हैं W/V, है ना। अब पढ़िए, मैंने इसलिए लिख दिया था कि आपको समझ में। अगर कहीं लिखा हो, मान लो मेरे पास एक बॉटल है और वो उस बॉटल पर लिखा गया है, यही चीज लिखी गई है। क्या लिखा गया है? 20% W/V H2O2। तो इसका क्या मतलब होगा वो बता दीजिए। उसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि यहां पे समझना, अगर हम सॉल्यूशन को 100 ml ले लें, तो जो वेट ऑफ H2O2 होगा वो 20 ग्राम होगा। ये 20% का मतलब होगा। अरे 20%, 20 डिवाइड बाई 100, 100 क्या हो गया भैया? सॉल्यूशन का
वॉल्यूम हो जाएगा और 20 क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। क्लियर ना जी? हाँ, अब सुनिएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक बात लेकिन देख लेते हैं, है ना। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कैसे लिखा जाता है। द वॉल्यूम इन ml ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट NTP बाई द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 ml सैंपल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भैया वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है जी, मैं बता देता हूं कि हमारे पास मान लीजिए कि 1 ml H2O2 है, हमारे पास 1 ml H2O2 है और वो जो है हमें यहाँ पर H2O दे रहा है और इस तरीके से लिख रहा हूं मैं हाफ मोल ऑफ O2, है ना, इस फॉर्म में मैं लिख देता हूं हाफ मोल O2 दे रहा है। ठीक है जी, तो जो ये हमें O2 मिला, जितना O2 मिला उस O2 का कितना, वो O2 कितने वॉल्यूम में रहेगा एट NTP, वॉल्यूम, है ना। कुछ पढ़ा है क्या, 22.4 होता है 1 मोल के लिए, तो सुन लीजिए, इतनी कहानी शायद आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जो हाफ आपने लिखा ना, हाफ O2, इससे रिलेटेड जो भी वॉल्यूम एट NTP मिलेगा उसको हम बोलेंगे कि भैया जी वो क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है इस H2O2 का। दोबारा सुन लीजिए, 1 ml हमारे पास अगर H2O2 है तो वो जितना ऑक्सीजन बना रहा है वो ऑक्सीजन NTP पर कितना वॉल्यूम घेरेगा, उसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है जी, अगली चीज सुन लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर बेस्ट क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है जी, अगर मैं H2O2 से रिलेटेड बात करूं तो कहा जाता है कि H2O2 की जो मोलैरिटी है और जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ये सारी बातें हमको पढ़ाई जाती हैं जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल समझिए कि मोलैरिटी और अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ के रिलेशन की बात की जाए तो वो क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 11.2। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, पेपर में इन दोनों में से कोई एक चीज दे करके दूसरी पूछ लेगा। कभी कभी आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ देगा और आपको मोलैरिटी पूछेगा, मोलैरिटी देगा H2O2 का और उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ लेगा। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, इन फ्यूचर आते रहेंगे। अगली चीज सुनिएगा, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। हमारा जो H2O2 है ना मेरे भाई, वो दोनों की तरह काम करता है। सुनिएगा ध्यान से, H2O2 में ऑक्सीजन का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भैया, ऑक्सीजन का -1 है। कितना है भाई, -1 है। तो -1 से वो खुद को O2 बना सकता है। -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आना क्या हुआ, -1 से 0 आना क्या होता है मेरे भैया, ऑक्सीडेशन होता है। तो हमने लिख दिया यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, H2O2 से अगर हम बना रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, तो बन सकता है H2O या बन सकता है OH नेगेटिव। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, देखना भैया ध्यान से। यहां पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, -1। अगर -1 H2O में जा रहा है तो यहां पर लिखा जाएगा ऑक्सीजन कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2 है। तो आप बताइए, -1 से -2 का जाना रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई क्या, है ना। तो जब ये रिडक्ट होता है तो ये दोनों प्रोडक्ट कुछ मिल सकते हैं, अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो O2 मिल सकता है। क्या आपको ये बेसिक सी बात समझ में आई? यस सर, समझ में आया है। अब इनकी कुछ रिएक्शन देखेंगे हम, ध्यान से देख लीजिए, गलतियां ना हो। हमारा जो H2O2 है, जब ये H2O2 खुद को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रीट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ये खुद को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रीट करेगा तो उससे रिलेटेड मैं यहां पर दो रिएक्शंस पढ़ाने वाला हूं, अगर ये खुद को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहा है, इसका मतलब ध्यान सुनना, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। अगर ये खुद को रिड्यूस करेगा तो बताइए क्या बना सकता है, या तो H2O2 बना सकता है या तो OH नेगेटिव बना सकता है। अगर ये खुद को रिड्यूस करेगा और वहां पर एसिड है, H+ का मतलब वहां पर एसिडिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो हमारा जो H2O2 होता है वो H2O में कन्वर्ट होता है ना। OH नेगेटिव में तो नहीं जाएगा ना, अगर OH नेगेटिव में जाएगा तो वहां का जो H+ है उसको न्यूट्रलाइज करके H2O बना देगा। सिंपल बात समझ में आई? यस सर। अब एक चीज और सुनिएगा, अगर हमारा H2O2 बेस की कंडीशन में, मतलब बेसिक सॉल्यूशन के अंदर है, अगर वो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर है तो, और इसका हम क्या करा रहे हो, हम इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रीट करना चाह रहे हो, तो H2O2 इन OH नेगेटिव अपने आप को क्या करेगा भैया, रिड्यूस करेगा, तभी तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में अगर वो काम करना चाहता है तो निश्चित रूप से अपने आप को इसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, और बेसिक सॉल्यूशन में वो OH नेगेटिव के फॉर्म में ही रहेगा। बेसिक सॉल्यूशन में पहले से OH नेगेटिव है तो ये भाई साहब अपने आप को रिड्यूस करके OH नेगेटिव तक ही लेके जाएंगे। अगली चीज सुन लीजिएगा, अगर H2O2 अपने आप को एज रिड्यूसिंग एजेंट देखता है कि भैया मैं रिएक्शन में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंट्री लूंगा,
तो उसको क्या कराना पड़ेगा, ध्यान से देखें, ये 2 रिएक्शन लिखूंगा, वो चीज करवानी पड़ेगी। क्या, अगर H2O2 H+ के फॉर्म में है और वो क्या करना चाहता है, दूसरे को रिड्यूस करना चाहता है, तो इसको खुद को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। अगर ये खुद को ऑक्सीडाइज करता है तो इसको मिलता है कि भैया ये O2 के फॉर्म में जाएगा। सिंपल कह रहा हूं मैं, कुछ रटने लायक बहुत खास चीज नहीं होगी। अगली चीज सुनिएगा, अगर H2O2 अपने आप को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ट्रीट कराना चाहता है बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, तो होगा क्या, ये भाई साहब खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद को ऑक्सीडाइज करके O2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे भाई, O2 बनाएंगे। और एक चीज यहां पर और जानना है कि क्या बनाएगा, दूसरा साथ में इसके H2O भी बनता है। ठीक है जी, तो बस यही एक चीज हमें याद रखनी पड़ती है, बाकी तो कॉन्सेप्चुअल है और वो समझ में भी आ जाती है। तो शायद आपको आनंद आया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, ये रिएक्शन पढ़ते हैं। H2O2 इन एसिडिक मीडियम, तो हमें पता है कि एसिडिक मीडियम में भी वो कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी ट्रीट कर सकता है अपने आप को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी रिएक्शन में लेकर के आ सकता है। दोनों बिहेवियर इनके पास है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा H2O2 क्या है, H+ में है। एसिडिक मतलब, कहने का मतलब क्या है, हमारा H2O2 किस में है, एसिडिक मीडियम में है। अगर एसिडिक मीडियम में है और ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं खुद को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलवाना चाहता हूं, अगर मैं खुद को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलवाना चाहता हूं तो समझिए ये क्या करेंगे, अगर ये खुद को क्या करें, रिड्यूस करें, तभी तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। अगर ये खुद को रिड्यूस करें इन एसिडिक मीडियम, बताइए अपने आप को रिड्यूस करके क्या बनाएंगे सर, वो अपने आप को H2O बनाएंगे। तो पहले हमने इनका निपटारा किया, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि देखो H2O2 का जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट था वो -2 में जा रहा है। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन का रिडक्शन है, तो इनका क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। और इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये है कौन, Pb2+ और सल्फर की खोपड़ी पर 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फर की खोपड़ी पर 2 नेगेटिव चार्ज। लेड +2 स्टेबल होता है तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो लेड +2 ही रहेगा, है ना, उससे आगे पीछे जा नहीं सकता। और जो सल्फर की खोपड़ी पर 2 नेगेटिव चार्ज है वो सल्फर के +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकता है। इसका मतलब वो SO4 2 नेगेटिव बना सकता है ना जी। देख लीजिए यहां पर सल्फर पे -2 है, यहां पे सल्फर पे +6 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे जो बन रहा है वो है PbSO4, जो बन रहा है वो क्या बनेगा, PbSO4। तो प्रोडक्ट के तौर पर क्या लिखेंगे, H2O एंड PbSO4। शायद आनंद आया होगा, यहां पे सल्फर -2 से सीधा +6 में जाके लैंड होता है। अगली चीज सुन लीजिए, अगला है आयरन +2, अगला है आयरन +2। इन भाई साहब को अपने आप को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करवाना है, तो ये खुद का क्या करेंगे, रिडक्शन। अगर खुद का रिडक्शन करें एसिड मीडियम में तो क्या बनाते थे, हम बनाते थे H2O। ठीक है जी, ये भाई साहब तो चलो H2O बन गए, इनका क्या होगा, जो Fe2+ है अगर इनका ऑक्सीडेशन करें तो ये आयरन +3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरे भैया, आयरन +3 में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी समझ से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरी समझ से किसी को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, ठीक है, तो यहां पर इन दोनों रिएक्शंस में H2O2 H+ किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। लेकिन यही भाई साहब अगर खुद को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ट्रीट करें, ये भाई साहब खुद को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ट्रीट करने लग जाएं, तो ये अगर खुद को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ट्रीट करें तो इनको अपने आप को ऑक्सीडाइज करना होगा, दूसरे को रिड्यूस करना होगा। अगर ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं तो बताइए एसिड के प्रेजेंस में अपने आप को क्या बनाएंगे, O2 बनाएंगे। बोलो मेरे भाई, क्या बनाएंगे, अपने आप को O2 बनाएंगे, कोई शक समस्या तो है भी नहीं। अब सुनिए, जो Mn का +7 है, अब Mn के +7 को ये भाई साहब क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, है ना। सुनना रटना नहीं है भैया, ये कॉन्सेप्चुअल है। अरे ये पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा जो -1 है वो किस में गया, 0 में। तो -1 से 0 जाना क्या होता है, ऑक्सीजन का खुद का ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन कराएगा इसका रिडक्शन होगा। अब अगर इसका रिडक्शन होगा तो बताइए Mn पे +7 से अगर वो अपने आप को रिड्यूस करे तो कहां बन के आता है, Mn +2 में आता है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, अगली चीज सुनिएगा, HOCl में आप देखें क्लोरीन पर क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये भाई साहब क्या करेंगे, खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे। अगर खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे तो O2 बना लेंगे, लेकिन यहां पर जो क्लोरीन का +1 है उसको वो रिड्यूस करेंगे, उसको अगर वो रिड्यूस करेंगे तो वो उसके Cl नेगेटिव बना देंगे। तो यहां पर जो क्लोरीन का +1 था वो -1 में चला जाएगा। शायद आपको समझ आया हो, नहीं समझ में आया एक बार लिखिए, एक बार दोबारा खुद से इसको रिवाइज करने की कोशिश करिएगा, आनंद आएगा। अब सुनिए, हमारा जो H2O2 है वो बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। देख रहे हो, हमारा जो H2O2 है वो एसिडिक बेसिक दोनों ही मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रहता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी रहता है। इसलिए आपको इस टाइप की रिएक्शन पढ़नी पड़ रही है। देखिए आपने H2O2 को किस में लिया, बेस में ले लिया। ध्यान सुनिएगा, अगर ये भाई साहब खुद को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रीट करवा रहे हैं, अगर ये खुद को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहना चाहते हैं तो देखिएगा क्या हश्र होगा। देखिएगा ये अपने आप को क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो ऑक्सीजन है उस पर है -1,
ठीक। अगर ये अपने आप को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब ये खुद को रिड्यूस करेंगे। अगर वो खुद को रिड्यूस करेंगे OH नेगेटिव के प्रेजेंस में तो यहां पर क्या होगा, OH नेगेटिव बनेगा। देखिए -1 किस में चला गया, -2 में, निकाल के चेक कर लीजिए। इस ऑक्सीजन पे माइनस कितना गया, -2। तो -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन पे -2 आ रहा है, इसका मतलब यहां पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो निश्चित रूप से इनका तो ऑक्सीडेशन होगा, तो जो Mn+2 होता है वो ऑक्सीडाइज होकर के MnO2 तक चला जाता है। कहां चला जाता है मेरे भाई, MnO2 तक चला जाता है। बल्कि MnO2 ना लिख करके मुझे Mn+4 लिखना है। क्या लिखना है, आयन के फॉर्म में, समझ रहे हैं ना हम, तो यहां पर लिखेंगे +4। तो देखिए Mn का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और इन भाई साहब का खुद का हो गया रिडक्शन। क्लियरली समझ में आ रहा है। और ये कार्यक्रम करने में आपको समझ में आ रहा है कि हमारा H2O2 जो OH नेगेटिव है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब देखिए ये भाई साहब -1 में है, ये जब तक खुद को क्या करेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे, तब तक वो दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ये आपको देखिए OH नेगेटिव के केस में रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, OH नेगेटिव। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, आयरन पे +3। कोई शायद शक नहीं होगा। ठीक है जी, समझ बात आनी चाहिए। अगली चीज देखें, अगर ये H2O2 और OH नेगेटिव एज रिड्यूसिंग एजेंट बनना चाहते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट बनना चाहते हैं, तो जो MnO4 नेगेटिव है वहां पर जो +7 है, ध्यान से सुन लीजिए इस चीज को, दोबारा सुन के बता देता हूं मैं, बल्कि समझना। यहां पर क्या लिखा है कि ये बेसिक मीडियम में, और ये बेसिक मीडियम वाला खुद को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ट्रीट करवाना चाहता है। अगर वो खुद को रिड्यूसिंग एजेंट बता रहा है, इसका मतलब वो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरे का रिडक्शन करेगा, क्योंकि अगर वो दूसरे का रिडक्शन करेगा तभी वो रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनो हर एक लाइन को, नहीं तो कंफ्यूजिंग लगने लग जाएगा। अच्छा जी, जब ये खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे तो O2 बनाएंगे और साथ में वाटर भी बनाएंगे। ये मैंने बात पीछे पढ़ा दी है। OH नेगेटिव केस में जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये बनता है, और जो हमारा Mn+7 है वो क्या हो जाएगा भैया, यहां से रिड्यूस होकर के +2 बन जाएगा, +2 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर I2 है तो वो I नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा जो H2O2 OH नेगेटिव है वो H2O एंड यहां से O2 एंड H2O में टूट जाएगा। एक बार जो पिछली 3 स्लाइड्स हैं उनको ध्यान से देख लीजिएगा, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, एक बार नोट डाउन करें, पूरा याद हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, नहीं तो बहुत ही टाइम ज्यादा लगने वाला है। क्या है भैया, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। देखो भैया, ऐसा वाटर जो साबुन के साथ झाग देता है उसको कहते हैं भैया ये सॉफ्ट वाटर है, नॉर्मल वाटर है। लेकिन हार्ड वाटर उसको बोला जाता है जो साबुन के साथ क्या करता है, साबुन बल्कि खराब कर देता है। ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। वो साबुन के साथ कोई भी झाग नहीं दे रहा होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो हमारा साबुन है वो क्या है, फैटी एसिड एनायन है। वो फैटी एसिड एनायन, ये जो हमारा पानी होता है ना, उस पानी में प्रेजेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ध्यान सुन लीजिए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट डाउन कर लेता है। ठीक है जी, इसलिए हमारा साबुन खराब कर देता है। कौन, हार्ड वाटर। तो उसके लिए देखिए क्या लिखा गया, ये लाइन पढ़िए, हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या हुआ, HCO3 नेगेटिव इज बाइकार्बोनेट, सल्फेट मतलब SO4 नेगेटिव, एंड क्लोराइड मतलब Cl नेगेटिव। लेकिन किसके, केवल 2 लोगों के, कैल्शियम 2+ के या मैग्नीशियम 2+ के। तो इन्हीं लोगों के प्रेजेंस की वजह से हमारा वाटर हार्ड हो जाता है और वो साबुन के साथ झाग नहीं दे रहा होता है। तो पहले मेरे साथ याद करिए कि बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड्स होते हैं किसके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। तो अगर हम हार्डनेस दूर करना चाहते हैं, उसको हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, ये कैटायंस हटाने पड़ेंगे और ये एनायंस हटाने पड़ेंगे। अगर ये कैटायन एनायन दोनों हट गए तो हमारा भैया हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर हो जाएगा और वो साबुन के साथ दोबारा झाग देने लग जाएगा। अब एक तरीका तो ये है कि इन्हीं में से मिलाकर के किसी को क्या करें, प्रेसिपिटेट कर दें। जैसे अगर हम कुछ मेथड लगाएं कुछ इस तरीके से कि हमारा जो कैल्शियम है वो किसी और एनायन के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट कर जाए, तो भैया कैल्शियम ही भग जाएगा। और कैल्शियम और मैग्नीशियम आपने अगर हटा दिए तो निश्चित रूप से वहां पर आप क्या बोलेंगे कि भैया हार्डनेस क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो उसके भैया 2 तरीके, पहले सुनिएगा ध्यान से। हार्डनेस जो होती है वो पहली बात तो 2 टाइप की होती है। कौन कौन से, एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो बॉइलिंग करके हटाई जा सकती है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज टेम्परेरी हार्डनेस। देखो भाई, हार्डनेस जो होती है ना, या बोलो कि हार्ड वाटर में जो हार्डनेस है उसके 2 रीजन है। पहला है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरा है परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो मेरे भाई किसकी वजह से आती है, सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट्स की वजह से आती है। दोबारा मैं ये लाइन यहां पे लिखना चाहूंगा, ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं ये जो है टेम्पररी हार्डनेस बनाते हैं।
टेम्परेरी हार्डनेस बनाते हैं आपके वाटर का। लेकिन जो सल्फेट एंड कैल्शियम है, इससे भैया क्या मिलता है, इससे हमारा परमानेंट हार्डनेस आ जाता है वाटर के अंदर। ठीक है जी। तो देखिएगा जो टेम्परेरी हार्डनेस वाले लोग हैं हम क्या बोलेंगे कि बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के प्रेजेंस की वजह से ये टेम्परेरी हार्ड हो जाते हैं। इसको हटाया जा सकता है बाई बॉइलिंग। ठीक है जी। क्या करते हैं हम, देखिएगा, एक मिनट, ये देखिए इतना लेट आ रहा है, कोई बात नहीं। हम क्या करने वाले हैं, बॉइलिंग करने वाले हैं। बॉइलिंग के टाइम पे क्या होगा, जो हमारा बाइकार्बोनेट होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा कार्बोनेट्स के अंदर। ये रिएक्शंस आपने एस ब्लॉक में पढ़ी होती हैं कि देखिए हमारे पास क्या है, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करोगे तो यहां से समझिए एक तरीके से H2O निकल जाता है और यहां पर बन जाता है CaCO3। और जो CaCO3 होता है ये भैया पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता, तो इसको छान करके प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हम हटा देते हैं। तो हमारा जो हार्ड वाटर था जहां पे बाइकार्बोनेट्स हुआ करते थे, अब वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में रहे ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे बाइकार्बोनेट्स किस में चले गए, कार्बोनेट्स में चले गए। और अगर अब हमारे पानी में बाइकार्बोनेट्स नहीं है तो वहां पर टेम्परेरी हार्डनेस नहीं होगा। हमने हटाया कैसे इसको, जब बॉयल किया तो जो हमारा बाइकार्बोनेट है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर के प्रेसिपिटेट डाउन कर जाता है, उसको छान करके हम अलग कर लेते हैं। सेम कहानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ भी है। तो मैग्नीशियम का जो आयन है वो कार्बोनेट के फॉर्म में हीट करते ही, बॉयल करते ही क्या कर जाएगा भैया, प्रेसिपिटेट डाउन कर जाएगा, उसको हम हटा देंगे। इतनी लाइन साथ समझ में आ गई होगी, बेसिक सी बात है। अब सुनिएगा, टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने का दूसरा तरीका है क्लार्क्स मेथड। क्या है, क्लार्क्स मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, CaOH ट्वाइस यूज करते हैं। क्लार्क्स में याद रहेगा C से शुरुआत है, यहां पर क्या है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम मिला दें अगर हम अपने टेम्परेरी हार्ड वाटर के अंदर, तो वो भैया सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे होता है उसकी रिएक्शन अभी देख लेते हैं। इट कैन बी रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ स्लैग्ड लाइम। ठीक है, जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो हटाई जा सकती है बाय यूजिंग स्लैग्ड लाइम, जिसको कहते हैं क्लार्क्स मेथड। क्या कहते हैं, याद रखिए, क्लार्क्स मेथड पेपर में पूछा जा रहा है। सुनिएगा, हमारे पानी में टेम्परेरी हार्डनेस के लिए जिम्मेदार कौन था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कौन जिम्मेदार था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आपने बाहर से क्या मिला दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब होगा क्या, हाइड्रोक्साइड में है OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड में है OH नेगेटिव, और यहां देखिए यहां पर है HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव। तो जो ये वाला H है वो अभी भी H प्लस के फॉर्म में बाहर आ सकता है, तो वो H प्लस और ये OH नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे, क्या बनेंगे, वाटर। वो तो वाटर में ही रहेंगे। लेकिन ये जो पार्ट अगर हाइड्रोजन हटा दिया तो ये जो बाइकार्बोनेट है वो भी कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल जो कहानी है वो अपने आप को कैल्शियम कार्बोनेट एज अ प्रेसिपिटेट बना देगा, उसको छान करके हम हटा देंगे। दोबारा सुन लीजिए, हमारा जो बाइकार्बोनेट था उसमें जब हमने स्लैग्ड लाइम बनाया तो स्लैग्ड लाइम होता है बेसिक, वहां होता है OH नेगेटिव। वो बाइकार्बोनेट के इस हाइड्रोजन को भी खींच लेता है। अगर खींचेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, CO3 नेगेटिव। अगर आप H प्लस हटाएंगे तो क्या बनेगा, CO3 नेगेटिव बन जाएगा। ये भी बता दो भैया, ये भी बता दो इनको, CO3 नेगेटिव प्लस H प्लस। अब क्या हुआ, ये भाई साहब इस तरीके से टूटेंगे तो ये जो H प्लस है वो OH नेगेटिव के साथ वाटर में चला जाएगा, और आपका जो ये कार्बोनेट है वो कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। और कोई भी कार्बोनेट जो एल्कलाइन अर्थ मेटल का है वो कभी डिसॉल्व होता ही नहीं है, वो प्रेसिपिटेट डाउन कर जाता है। तो वो प्रेसिपिटेट डाउन कर जाएगा, छान करके हटा देंगे। तो टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने के हमारे पास दो तरीके पढ़ाए गए। पहला है बॉइलिंग के थ्रू हटा लीजिए, क्योंकि बॉइलिंग करते वक्त भी आप क्या करते हो, बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देते हो, प्रेसिपिटेट डाउन होता है, हटा देते हो। सिमिलरली यहां पर भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, सामने हमने बेस डाल दिया CaOH ट्वाइस, उस OH नेगेटिव ने यहां से H प्लस उठा लिया, वाटर बना के हटा दिया। अब जो कार्बोनेट आयन है वो कैल्शियम के साथ गठबंधन करके प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएगा, तो छान करके उसको भी हटा देंगे। अगला तरीका शानदार है भैया, समझिएगा, परमानेंट हार्डनेस। पहली बात समझिए, परमानेंट हार्डनेस का रीजन कौन है, आपको बताया जा चुका है कि कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट और क्लोराइड्स जो होंगे वो तैयार करते हैं परमानेंट हार्डनेस। इसको हटाने में थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ती है। तो पहला मेथड आपके सामने लेकर के आता हूं, दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग और जस्ट बाय एडिशन ऑफ द स्लैग लाइम। ऐसा नहीं है कि आपने CaOH ट्वाइस डाल दिया और आपने नॉर्मली क्या करा, उसको हीट कर दिया तो आपका जो बाइकार्बोनेट था वो किस में चला गया, कार्बोनेट में। तो आप कहोगे कि ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे भैया ये हार्डनेस ना बाइकार्बोनेट की वजह से थोड़ी है। अरे ये जो हमारा हार्डनेस है वो सल्फेट या क्लोराइड्स की वजह से है, तो हीट करने से जा नहीं सकता। इसको अगर हम स्लैग लाइन हम मिला भी दें
तभी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब साफ है कि इसको हटाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स लगाने पड़ेंगे। हम उनको कहते हैं वाटर सॉफ्टनर्स। क्या करते हैं हम? वाटर सॉफ्टनर्स यूज करते हैं, जो कि वाटर को क्या करेंगे? सॉफ्ट करेंगे, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद है आपको? याद होना चाहिए Na2CO3.10H2O। कभी कभी आप बेकिंग सोडा से कंपैरिजन करने लग जाते हैं, तो सुनिएगा। वॉशिंग मतलब क्या है? आपको क्या करना? कपड़े धुलने हैं। कपड़े धुलने हैं तो उसके लिए हमें कितना चाहिए? 10 बाल्टी पानी चाहिए। तो इससे याद रहेगा कि जो कार्बोनेट है वहां पे कुछ 10 बाल्टी पानी लिखा होगा, तो वॉशिंग सोडा याद आ जाएगा। क्लियर है? अगली चीज सुनिए, कैलगोन होता है, जिसको यूज करके हम क्या करते हैं? हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाते हैं। तो पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये कौन सा एसिड है बताइए? HPO3 क्या होता है? HPO3 क्या होता है? इसको कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर मैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड से H+ हटा करके सोडियम लगा दूं तो ये बन जाएगा, बताइए क्या बन जाएगा? सोडियम मेटाफॉस्फेट। कितना? सोडियम मेटाफॉस्फेट। और कोई भी जो मेटाफॉस्फेट है वो जो है अकेला नहीं रहता, वो क्या करता है? बहुत सारे ग्रुप में रहता है। तो कैसे रहता है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कुछ इस तरीके से रहता है, हेक्सा फॉर्म में रहता है, ऐसा हेक्सा फॉर्म में रहता है। तो 6 टाइम ये प्रेजेंट रहता है। तो सुनिएगा ध्यान से, कैसे लिखेंगे? Na6 लिख देंगे और लिखेंगे PO3 6। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये है कैलगोन। याद रख पाओगे? याद रखने की कोशिश करना, ठीक है जी। ये कौन है भैया? ये लिख लो, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड से H+ हटा दो, बन जाएगा। अगर सोडियम रखा तो सोडियम मेटाफॉस्फेट। 6 टाइम ले लिया। अगर आपने 6 टाइम ले लिया तो इसका नाम क्या होगा बताइए? 6 टाइम की वजह से हेक्सा, फिर लिखा जाएगा मेटाफॉस्फेट। हेक्सा मेटाफॉस्फेट है ना, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। यहां पे मैं लिख देता हूं सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट को हम कैलगोन बोलते हैं। याद कराने की कोशिश करिए, शायद याद रहेगा। परमिटेड क्या होता है? परमिटेड कुछ और नहीं है, जियोलाइट है। जियोलाइट हमने कहां पढ़ा था? जब हम सिलिकेट्स पढ़ रहे थे। तो एक तरीके से ये है क्या? ये भैया सिलिकेट है, ये सिलिकेट्स हैं। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हुए लोग होते हैं जिनको बोलते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन्स। आगे हम उन पे चर्चा करेंगे, वो भी चीज आपको याद करवा दूंगा यहीं पर। आइए देखते हैं, पहले वॉशिंग सोडा का कमाल देखते हैं। पढ़िए, इट रिमूव्स बोथ द टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस बाय कन्वर्टिंग सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स इनटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। एक्चुअली हम हर बार यही कर रहे हैं कि देखो भैया, हमारा कैल्शियम जो है और मैग्नीशियम पानी में डिसॉल्व है। हमें करना क्या? उसको किसी तरीके से या तो प्रेसिपिटेट डाउन करा दो। जब वो प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएगा तो छान करके हटा देंगे। समझ बात आ गई है? तो हमें करना यही है कि जो चीजें डिसॉल्व हो चुकी हैं उसको इनसॉल्युबल चीजों में कन्वर्ट कर दें। और हमें पता चल चुका हमारे जो कार्बोनेट्स हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, तो हम उसी के आधार पे खेलते हैं। देखिएगा हमने क्या किया, हमारे पानी में प्रेजेंट था कैल्शियम क्लोराइड। इसका मतलब मान लीजिए वहां पर क्या है? वहां पर आप बोलोगे परमानेंट हार्डनेस है। अगर परमानेंट हार्डनेस है तो इसके साथ करा दो रिएक्शन, क्या होगा बताइए? ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और ये आपस में 2 टाइम NaCl। और NaCl अगर पानी में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि Na+ के रहने से हार्डनेस नहीं आती है। हमें क्या करना था? हमें कैल्शियम हटाना था। तो हमें कैल्शियम हटाने का तरीका सूझा, हम इसमें वॉशिंग सोडा डालेंगे तो ये सोडियम जाएगा, इनका एनायन ले लेगा और अपना एनायन इनको दे देगा। तो ये प्रेसिपिटेट डाउन कर जाएंगे, इनको छान करके हम हटा देंगे। कितना आसान था। सिमिलरली यही कहानी आपको यहां पर भी चिपकानी है। यहां पर भी कैल्शियम कार्बोनेट है, एक ही तरीका है, एक ही प्रोसेस है। वही बार बार बस घुमा फिरा करके आपको समझाया जा रहा है कि एक सॉल्युबल चीज को एक इनसॉल्युबल चीज में कन्वर्ट करके हटा दीजिए उसको। दैट्स इट। ये तो दोनों कहानियां किससे रिलेटेड है? ये परमानेंट हार्डनेस से रिलेटेड है। लेकिन टेम्परेरी वाले में आपको क्या मिलता है? देखिए बाइकार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है भैया? बाइकार्बोनेट मिलता है। तो जब ये रिएक्शन होती है, सावधानी से इस बात को समझने की कोशिश करना। यहां पर सुनना क्या होगा, ये जो सोडियम है वो NaHCO3 के साथ मिलेगा तो ये बनेगा NaHCO3। क्या बन गया? NaHCO3। और कैल्शियम इस कार्बोनेट के साथ मिला तो बन गया CaCO3। CaCO3 का तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। बोलो बोलो, CaCO3 का तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा और इस प्रेसिपिटेट को हम यहां से हटा देंगे। बोलो बात सही कह रहा हूं? हाँ, तो ये तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। लेकिन आपको ये बता दूं, NaHCO3 जो है, ये जो है भाई साहब, ये पानी में है ना थोड़ा मोड़ा डिसॉल्व रहेंगे तो इनको भी क्या कहते हैं, इनको तो रहने देते, क्योंकि सोडियम से हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमें सोडियम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम ही कैल्शियम से है।
है ना। अगर वहां कैल्शियम आयन किसी तरीके से हटा दिया जाए तो काम बन जाएगा। तो हमारा टारगेट है इनको हटाना, तो ये कार्यक्रम यहां पे आराम से हो जा रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से वॉशिंग सोडा के रिएक्शन में ये काम होता है। अगला सुनिएगा, परमिटेड या हाइड्रेटेड जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसा दिखते हैं, सुनिएगा। ये होते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं एल्यूमिनो सिलिकेट्स, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। तो जानना पहले सिलिकेट्स क्या होते हैं। सिलिकेट्स क्या होते हैं, सिलिकन के किनारे किनारे ऑक्सीजन, एक सिलिकन उसके किनारे 4 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से फिर से जुड़ा होगा सिलिकन, फिर उस सिलिकन से 4 ऑक्सीजन, इस तरीके से पूरा एक पॉलीमर टाइप की चीज बनती है, ठीक है जी। तो यहां पर क्या होगा, एक यूनिट बनेगी, इधर भी ऐसी यूनिट लगी होगी। अगली यूनिट देखना क्या होगा, मैंने बोला था सिलिकेट्स, लेकिन उसके आगे लिखा एल्यूमिनो सिलिकेट, मतलब कि सिलिकन की जगह पर आगे कुछ यूनिट्स में एल्युमिनियम भी आएगा, तो इस वजह से नाम है एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक है जी। देखना ध्यान से, तो देखिए यहां सिलिकन है लेकिन अगले वाले में एल्युमिनियम है, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, है ना, कि इसी के बाद आएगा नहीं आएगा, कोई जरूरी नहीं है, हाँ, बट रहता है, ये बात जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखना, परमिटेड कुछ और नहीं, हाइड्रेटेड जियोलाइट है, और ये हाइड्रेटेड जियोलाइट को हम कह रहे हैं कि ये एल्यूमिनो सिलिकेट है। तो वहां पर कुछ जगह सिलिकन, कुछ जगह एल्यूमिनियम, कुछ जगह सिलिकन, कुछ जगह एल्यूमिनियम, कुछ ऐसे तरीके का एक पॉलीमर टाइप का सिलिकेट बन जाता है। अब सुनना, सिलिकन 4 बॉन्ड बनाता तो यहां पर कोई चार्ज नहीं आएगा। एल्यूमिनियम का आप वैलेंसी जाके चेक करिए, बोरॉन फैमिली की 3 होती है, अगर आपने 4 कर दी तो यहां पर निश्चित रूप से एक नेगेटिव चार्ज आएगा। एल्यूमिनियम पर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरीके से आएगा। और इस नेगेटिव चार्ज पर कोई ना कोई कैटायन, जैसे कि Na+ एंड K+ जो है, इनके प्यार मोहब्बत में जियोलाइट में फंसे रहते हैं, Na+ एंड K+ टाइप के लोग। इतनी बात समझ में आई। अभी जो आपको दिखाया गया ये है हमारा परमिटेड या हाइड्रेटेड जियोलाइट, ठीक है। अब सुनना क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से हाइड्रेट, यहां पर हम इसके ऊपर से पास कर रहे हैं हार्ड वाटर। जब हार्ड वाटर यहां से पास होगा तो हार्ड वाटर में क्या होगा, कैल्शियम एंड क्या होगा, मैग्नीशियम आयन। तो कैल्शियम आयन क्या होगा, यहां इनके प्यार में फंस जाएगा, फिर सोडियम निकल जाएगा। यहां हार्ड वाटर जब इसके ऊपर से पास गया तो कैल्शियम आयन यहां एल्युमिनियम के साथ जुड़ गया और यहां से सोडियम निकल गया। और सोडियम पानी में जाए तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है नहीं, हमारे लिए फायदेमंद है। कैल्शियम रुकना जरूरी है, तो वो कैल्शियम मान लो यहां रुक गया, मैग्नीशियम यहां रुक गया, ऐसे बहुत बड़ी सी चेन है। तो जो आपके पानी में कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन है, उस कैटायंस को पकड़ लेता है ये जियोलाइट। समझ में बात आई क्या? यस सर। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझना, ये बड़ा बड़ा लिख के तुम्हें थकाया जा रहा है। ये क्या देखो लिखा है, Na2Al2Si2OA.XH2O, कुछ खास नहीं मेरे भैया, ध्यान सुनना। ये भाई साहब यही लिखे गए हैं। सुनना क्या है, सोडियम, तो देखो 2 जगह हमने सोडियम भी लिख दिया, एल्युमिनियम और सिलिकन, ऑक्सीजन, इन्हीं से मिलकर के तो ये लोग बने हैं हाइड्रेटेड हमारे जियोलाइट। अब ये Na जो हमारा कैल्शियम 2+ ये कहां पे था, ये हार्ड वाटर में था, ये हार्ड वाटर में था। फिर क्या होगा, ये जो हमारा जियोलाइट है उसका दोनों सोडियम आयन निकल जाएगा, दोनों सोडियम आयन पानी में आ जाएगा, ये आ गया पानी में, और हमारा जो हार्ड वाटर का कैल्शियम 2+ था इस 2Na+ की जगह आकर के ले लेगा। तो इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, छापिए भैया, कुछ नहीं है, बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, CaAl2Si2O8.XH2O। एक्स कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा। अभी आप क्या देख रहे हो कि हार्ड वाटर में जो कैल्शियम था वो इस जियोलाइट में फंस गया, और जियोलाइट एक सॉलिड चीज है, तो वो वहां पे फंस गया, पानी निकल गया। अब जो पानी निकला वो सॉफ्ट हो चुका है क्योंकि वहां पर कैल्शियम नहीं है, और इसी तरीके से मैग्नीशियम भी हट जाएगा। कहानी ठीक है? अच्छा जी, अब आपके मन में आएगा एक बात बताओ सर, तो इस तरीके से हमारा जियोलाइट बर्बाद हो जाएगा कुछ देर के बाद? एकदम सही। हमें क्या करना होगा, अब अगर यहां पर कैल्शियम फंस चुका है तो उस कैल्शियम को रिप्लेस करना पड़ेगा Na+ से, तभी तो हमारा जियोलाइट दोबारा तैयार होगा हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये बना था, ये जो बना था उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन से पास कर देंगे। क्या होता है ब्राइन सॉल्यूशन भैया? NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब दोबारा NaCl डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उससे पास कर देते, उससे हम उसमें डाल देते हैं अपने इस जो थोड़ा सा खराब हो गया हमारा जियोलाइट, जहां पे अब इस नेगेटिव चार्ज के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम लगा हुआ है। फिर क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन उनको Na+ प्रोवाइड करता है, ब्राइन सॉल्यूशन दोबारा उनको Na+ प्रोवाइड करता है, और कैल्शियम जो है ये कैल्शियम 2+ उसी ब्राइन सॉल्यूशन में निकल जाता है, फिर से Na+ आ जाएगा। अगर फिर से Na+ आ गया तो बताइए हमारा दोबारा ये हाइड्रेटेड जियोलाइट दोबारा तैयार हो गया। हाइड्रेटेड जियोलाइट क्या हो गया, दोबारा तैयार हो गया। बोलो बात समझ में आई है क्या? ठीक, यस सर। तो इस तरीके से परमिटेड या हाइड्रेटेड जियोलाइट को आप यूज करके
कैटायन एक्सचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, कैटायन एक्सचेंज करते हैं। कैटायन एक्सचेंज समझ में आया क्या हुआ? कैटायन एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं? अरे भैया सोडियम की जगह पर आप कैल्शियम पा जा रहे हो और ये हमारा सोडियम आयन पानी में निकल रहा है, तो कैल्शियम 2+ की जगह अब पानी के अंदर Na+ प्रेजेंट है। इसको कहते हैं कैटायन का एक्सचेंज होना। मामला क्लियर है जी? अगला देखते हैं। अगली चीज कैलगोन पर चर्चा हो चुकी है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट क्या था? ऐसे था ना Na6PO36। उसको लिखने का बस तरीका है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख देते हैं Na2Na4PO36। तो इसको कहते हैं कैलगोन या सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। अब सुनना, बहुत आसान सी बात है, ये तो मतलब हद तक मजाक है, कुछ और नहीं है। ये देखिए यहां पर क्या, कैल्शियम पर 2+, तो वो क्या करेगा, ध्यान सुनना, अगर वो इस सोडियम के साथ रिप्लेस कर देगा तो वो पानी में टूट जाएगा। तो वो क्या होगा, जो इस कॉम्प्लेक्स में, ध्यान सुनिए, जो ये कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में जो ये 4 सोडियम है उससे भैया इस कैल्शियम का एक्सचेंज हो जाता है। तो 2 टाइम इसको ले लीजिए। सुनना ध्यान से, क्या होगा, यहां पे हो जाएगा Na2, बाहर वाले सोडियम को रहने दीजिए। 4 सोडियम की जगह पर 2 कैल्शियम लिखा जा सकता है। 4 सोडियम की जगह पर 2 कैल्शियम लिखा जा सकता है, तो ये हमने लिख दिया और साथ में हम लिख देंगे PO36 टाइम। और सुनना ध्यान से, ये जो सल्फेट है वो सोडियम के साथ निकल जाएगा तो बन जाएगा Na2SO4। तो हमारा जो कैल्शियम था ना, जो हमारा कैल्शियम था वो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स में यहां आके फंस जाता है, तो यहां फंस जाएगा, इसका मतलब पानी में नहीं रहेगा, तो हमारा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। शायद आनंद आया होगा। सेम तरीके से मैग्नीशियम को भी लिख दीजिए, तो हमारा मैग्नीशियम आयन जो होगा वो भी 2+ रखता है, तो यहां पर भी आप 2 लिख दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, PO36 टाइम, और यहां पर मैग्नीशियम का सल्फेट मतलब MgSO4 बन जाएगा। शायद आपको आनंद आया होगा कि हाँ भैया आपने क्या करा, सोडियम की जगह पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को इसी कैलगोन में फंसा दिया और पानी में देखिए ये लोग आ जाएंगे। ठीक है जी, सॉरी यार, MgSO4 कैसे हो सकता है, पानी में MgSO4 नहीं आना चाहिए। कौन आएगा, सोडियम आएगा, तो आप लिखेंगे Na2SO4, है ना। चलिए जी, बात समझ में आ गई। लास्ट पॉइंट है आयन एक्सचेंज रेजिन्स। इसको थोड़ा समझाने में वक्त ले सकता हूं मैं। आयन एक्सचेंज रेजिन क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से समझ लीजिए। मैं ऐसे कह देता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं, देखिएगा ऐसे मान लीजिए कि कोई एसिडिक पार्ट है COOH, ठीक है, इस एसिडिक पार्ट इसी को आयन एक्सचेंज रेजिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा ऑर्गेनिक हिस्सा है, ऑर्गेनिक पार्ट है। तो यहां पर मैं देखो कहां तक लिखूंगा, इतने को ना मैं R मान लेता हूं, तो क्या मैं इसको RH लिख सकता हूं, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या मैं RH लिख सकता हूं। देख लो, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एक बड़ी सी चेन है कार्बन की, और यहां पर लगा COOH ग्रुप, या लगा है SO3H ग्रुप, या क्या लगा SO3H ग्रुप। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इस COOH की जगह पर क्या होगा, S डबल बॉन्ड O या OH, यहां पर यह भी लगा हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी हिस्से को R की तरह ट्रीट कर लीजिए, तो इसको बोलेंगे RH। क्या बोलेंगे, RH। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ये हमारा एसिड जो है कौन सा आयन देगा, तो आप कहेंगे H+ आयन देगा। एसिड का काम क्या होता है, H+ देने का, तो जब वो H+ देगा तो क्या मैं लिख सकता हूं कि RH जो है आपको H+ प्रोवाइड करेगा। क्या ये RH मतलब एसिड, अरे भैया इसी का रिप्रेजेंटेशन है ये R से इस चीज को बस रिप्रेजेंट कर दिया, देखो इतने पार्ट को बस R से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो हम बोलेंगे कि ये H+ निकल सकता है, एसिड हमें H+ देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाई साहब क्या करेंगे, ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन की तरह काम करेंगे। ये कैसा काम करेंगे, कैटायन एक्सचेंज रेजिन। ये पानी में जाएंगे, ध्यान से सुनना, ये पानी में जाएंगे, पानी को H+ देंगे और उससे कैल्शियम और मैग्नीशियम मांग लेंगे, और जब कैल्शियम मैग्नीशियम कम करने का काम करेंगे, इसका मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करने का काम कौन कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आई क्या, यस सर। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन में ऐसा होगा, एसिड का पार्ट और वहां से आप H+ दे रहे होंगे पानी को, पानी से कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन ले रहे होंगे। बोलो बात ठीक है, यस। ये क्या है, एक सिंथेटिक सब्सटेंस है, इसको हम खुद बनाते हैं, ठीक है जी, इंडस्ट्री में। अगली चीज सुनिएगा, एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या है। अब मान लीजिए हमारे पास ये है, इसको क्या बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं, RNH2 एमाइन। हम किसी तरीके से ऐसा बना दें, है ना, मान लो थोड़ा सा बनाने का तरीका बता रहा हूं, आप अगर H+ लगा दोगे तो ये बन जाएगा RNH3+, ठीक, और हम रिएक्शन करा करके यहां पर मान लीजिए OH नेगेटिव लेकर के आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब जो ये चीज बनी है, बस मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो चीज बनी है वो एमाइन से बनी, तो मैं इसको हटा दूं क्योंकि मेरे को चर्चा इस पर करनी नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये है हमारा मैटर
जो कि हमें डिस्कस करना है। ये भाई साहब कौन है? ये एनायन एक्सचेंज रेजिन्स हैं। ये एनायन एक्सचेंज रेजिन्स हैं जहां पर एमाइन का पार्ट है। और लेकिन यहां देखना, अगर ये पानी में जाएंगे तो क्या देंगे? पानी में जाते ही पानी को OH नेगेटिव देंगे, पानी को OH नेगेटिव देंगे। और पानी में प्रेजेंट जो हमारा बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है, और हमारा क्या था, और दूसरा वाला सल्फेट, तीन चीजें थी, सल्फेट, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। इन तीनों एनायन से रिप्लेसमेंट हो जाता है OH नेगेटिव का। तो वो जो तीनों एनायंस हैं वो आकर के इस कैटायन के प्यार में फंस जाएंगे और पानी में OH नेगेटिव उतर जाएगा। समझ बात आ गई? तो इस तरीके से हमारा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और अच्छे से समझाऊंगा, डरने की कोई बात नहीं है। सुनना, ये क्या कैटायन एक्सचेंज रेजिन? इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड रेजिन हैविंग जाइंट मॉलिक्यूल। ये बड़ा सा कार्बन का मॉलिक्यूल है, और जब कार्बन कार्बन की चेन बहुत बड़ी होती है तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि वो पार्ट हाइड्रोकार्बन का पार्ट है और वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। इसीलिए शब्द लिखा गया इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड, इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड पार्ट। ठीक है, रेजिन हैविंग जाइंट मॉलिक्यूल्स विथ SO3H, ये SO3H या COOH है ना, तो एसिडिक पार्ट मौजूद होगा तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स बनता है। याद करना भी बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब अगला सुन लीजिए, यहां पर क्या है? जाइंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये R ग्रुप क्या करिए? बड़ा सा हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, पानी में डिसॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है जी, तो जाइंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विथ बेसिक ग्रुप OH नेगेटिव, बेसिक ग्रुप डेराइव्ड फ्रॉम एमाइंस, जिसको कि आप एमाइन से बनाते हो, तो इसको क्या कहते हैं? एनायन एक्सचेंज रेजिन कहते हैं। पहले बताओ इतनी कॉमन सेंस जनरेट हुई कि नहीं? यस सर। अब सुनना भैया, हमने क्या करा? हमने RH के ऊपर से पानी गुजारा, तो उसको कहते हैं कि हमने एक बेड बनाया। किसका? कैटायन एक्सचेंज रेजिन का एक बेड बनाया। तो ये मान लीजिए बेड है। बेड का मतलब ऐसे आप लगा करके इस पे ये वाली चीजें इस पर डाल दी। डालने के बाद क्या हुआ? हमने इधर से हार्ड वाटर पास किया, हमने इधर से हार्ड वाटर पास किया। जब इसमें हार्ड वाटर एंट्री करेगा, कृपया ध्यान से सुने, जब इसमें हार्ड वाटर पास करेगा, और ये है कौन? कैटायन एक्सचेंज रेजिन, मतलब RH टाइप का है, ये आपको H+ दे सकता है और तुम्हारे कैल्शियम को फंसा लेगा। तो हार्ड वाटर जब पास करेगा, तो ध्यान से सुनना, मान लो हमारे पास है कैल्शियम 2+ और क्या है? मैग्नीशियम 2+, और क्या होता है भैया? आप कहेंगे होगा हार्ड वाटर में सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन, HCO3 नेगेटिव आयन। ये हार्ड वाटर जब इसमें से पास हुआ ना, तो यहां से जो निकला उसमें सिर्फ रहे एनायनिक पार्ट, सिर्फ बचे एनायनिक पार्ट, Cl नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, एनायनिक पार्ट रहे, लेकिन कैटायनिक पार्ट सब के सब इसी रेजिन पे फंस गए, इसी रेजिन पे सब के सब फंस गए। और फंसे तो एक्सचेंज किसके साथ हुआ? बोलो बोलो, एक्सचेंज किसके साथ हुआ? H+ के साथ। तो इसका मतलब पानी में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ी, पानी में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ी। तो यहां से जब हार्ड वाटर पास हुआ, कैटायन सारे रुक गए, कैटायन एक्सचेंज रेजिन ने पानी को H+ दे दिया, तो ये कैटायन ये बन जाएगा और एनायन ये रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी आपका जो निकला हुआ पानी यहां पे है वो एसिडिक वाटर हो गया। तो अभी निकला हुआ पानी एसिडिक है, सुनने का ध्यान से। तो यहां पर आप लिख देंगे R2Ca और यहां से H+ निकल जाएगा। देख लीजिए, इतने पार्ट को हम R कहते हैं, तो यहां पर नेगेटिव आएगा ना, ऑक्सीजन की खोपड़ी पर नेगेटिव, तो ये बात 2 बार लिखनी पड़ेगी कैल्शियम के लिए, और यहां से H+ निकल जाएगा। इतनी बात शायद समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? 2 टाइम लिख दीजिए, 2 टाइम H+, 2 टाइम RH। ठीक, इतनी बात समझ में। अब सुनना, अभी जो ये इकट्ठा हुआ है, कौन इकट्ठा हुआ भैया? ये जो आयंस इकट्ठा हुए हैं, इसको अब हम एनायन एक्सचेंज रेजिन से पास करेंगे, इसको अब हम एनायन एक्सचेंज रेजिन से पास करेंगे। कृपया ध्यान से सुन लें, जब हम इसको एनायन, जब हम इस निकली हुई चीजों को इस एनायन एक्सचेंज रेजिन से पास करेंगे, तो ये सारे के सारे एनायंस यहां फंस जाएंगे। तो यहां पर कौन रहेगा? Cl नेगेटिव, यहां पर कौन रहेगा? सल्फेट की खोपड़ी पर 2 नेगेटिव, यहां पर कौन रहेगा? HCO3 नेगेटिव। तो जो ये एनायंस है वो यहां फंस गए, जो ये एनायंस है वो यहां फंस गए। और सुनना, H+ को तो ये रोकेगा नहीं, तो H+ भी निकल के बाहर आ जाएगा। कौन निकलेगा? H+ निकल के बाहर आया। अब सुनना ध्यान से, H+ यहां से निकला, यहां बाहर आया, लेकिन आपने एक्सचेंज किसके साथ किया? एनायन। तो आपने एनायन एक्सचेंज रेजिन का एक बेड था जिसपे ये लोग प्रेजेंट थे, तो जो एनायन एक्सचेंज रेजिन था उसने पानी के अंदर के एनायंस को रोक लिया और अपने अंदर के एनायन को आपको दे दिया। और आपको देगा तो बताइए, ये आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वाटर बना देंगे।
ठीक, तो इस तरीके से आपका पानी जो यहां हार्ड था वो सॉफ्ट वाटर के रूप में बाहर निकलता है। और अब की बार आपने कैटायन एनायन सब खत्म कर दिया है। दोबारा बताता हूं, शायद आनंद आया होगा, मेरे को तो बहुत मजा आता है पढ़ाने में भी। क्या कहा जाता है कि हमारा जो ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन है वो आपको H+ प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि वहां पर एसिडिक पार्ट होता है COOH और इस तरीके से SO3H। तो होता क्या है कि जब हार्ड वाटर पास करता है तो हार्ड वाटर जब इस कैटायन एक्सचेंज रेजिन से पास होगा तो वो H+ देगा पानी को वो H+ देगा और इनके सारे कैटायन को अपने पास रोक लेगा। फिर पास कौन हुआ, एक तो इन्होंने H+ दिया, इस रेजिन ने आपको H+ दिया, और ये सारे के सारे सल्फेट यहां रुकेंगे नहीं तो वो निकल के आएंगे, सल्फेट एनायन जितने भी थे। अब वो हमने क्या किया, उसको हमने तुरंत ही जैसे निकला उसको एनायनिक एक्सचेंज रेजिन से पास किया, तो इसके जितने भी एनायंस थे वो यहां लटक गए, और एनायन एक्सचेंज रेजिन पे जो OH नेगेटिव था वो भैया मिल गया H+ के साथ, हो गया न्यूट्रलाइज, तो बन गया वाटर। तो इस तरीके से हमारा सॉफ्ट वाटर बनता है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, आपको शायद समझ में आया हो। यहां पर लिखेंगे कैसे, NH3+ OH नेगेटिव, और यहां पर रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो होगा कि भैया जो हमारा कैटायन, जो हमारा एनायन है वो यहां पर रुक जाएगा। ठीक, देखिए Cl नेगेटिव जो पानी के अंदर था वो इनके साथ एनायन एक्सचेंज रेजिन के साथ रुक जाएगा, इसी को एनायन एक्सचेंज रेजिन कहते हैं, और पानी में OH नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। मैंने कोशिश करी है कि सारे कॉन्सेप्ट एक बार में सिखा दूं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।